आज की इस चर्चा में सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। अंशुल जी बहुत बहुत स्वागत, अविनाश सर बहुत बहुत स्वागत, वीएलएम माला मैम भी जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप तीनों विशेष मेहमानों का शुरुआत अविनाश सर से करना चाहेंगे। अविनाश सर कैसे देख रहे हैं सर, खुश हो इस पर या फिर आज चूंकि दिन ऐसा है ना 1 अप्रैल, थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे ट्रम्प। फर्स्ट कमेंट है सर आपका अविनाश सर। नहीं नहीं, गुड मॉर्निंग विपुल। आज काफी अच्छे दिख रहे हो नए सेटअप में। पहली थैंक यू वो सर, बात। थैंक यू। आपके शहर और में है सर, मुंबई में जी। और दूसरी बात, देखो विपुल, बाजार तो अच्छा चला है। देखिए, ट्रम्प साहब ने अच्छी खबर दी है कि वो 2-3 हफ्ते में वॉर खत्म करना चाहते हैं, ईरान को इवैक्यूएट करेंगे। आज शाम को भी उनका एक बड़ा स्पीच है। तो मैं समझता हूँ, देखिए, कल तो इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत अच्छा रैली आपको देखने को मिला। लोग भी खुश थे कि फाइनली ट्रम्प साहब कुछ अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ट्रम्प साहब अपना मूड हर दिन बदलते हैं। अभी आज के स्पीच के बाद कल क्या कहेंगे वो हमको पता नहीं। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, अभी जो रैली आई है वो रैली तब कंटिन्यू होगी जब सबको फाइनली कंफर्मेशन मिलेगा कि ये वॉर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि मार्केट को क्लैरिटी चाहिए। अभी तक कोई क्लैरिटी अभी तक तो आई नहीं है, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशंस है। तो मैं यही कहूंगा कि जिनके पास पोजीशंस है डेफिनेटली होल्ड करे, बट नए पोजीशंस डालने के पहले थोड़ा सा कॉशियस रहिए, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि अगर कोई कंफर्मेशन मिलता नहीं है ईरान के साइड से, तो देखिए ये जियोपॉलिटिकल का मामला दिन पे दिन बदलता रहता है। तो डेफिनेटली वेट एंड वॉच करिए। डेफिनेटली ट्रेडर्स के लिए अच्छी बात है, क्योंकि मोमेंटम वापस आ गया है, बट वो कितना सस्टेन होता है वो सबसे बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक वेट एंड वॉच की पॉलिसी अभी रखिए। थोड़ी सी क्लैरिटी आज शाम को मिलेगी, उसके बाद मेरे ख्याल से अगर होपफुली सब कुछ ठीक रहता है तो आपको आने वाले 8-10 दिन में बहुत अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, प्रोवाइडेड ये वॉर कंप्लीटली खत्म होने के संकेत मार्केट को मिलता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर, क्योंकि इतनी बार अपने बयानों से अपनी बातों से पलट चुके हैं ट्रम्प कि वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा भरोसा आने में वक्त लग रहा है। लेकिन ये है कि अंशुल जी, मतलब रचित सर की संगत में रह करके आप भी लाल टाई लगाने लगे। मत लगाइए सर, कम से कम आज के दिन लाल शर्ट आपने हरी पहन रखी है, टाई आपने लाल लगा रखी है। मैसेज क्या देना चाह रहे हैं सर, यही नहीं समझ में आ रहा। बहुत शानदार सर, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है बाजार के लिहाज से। लेकिन आपके पास आऊँ उससे पहले अंबाला मैम से एक व्यू लेते। मैम, 2 चीज़ें में सुधार है। क्रूड में थोड़ी सी हल्की सी सही, वहाँ पे थोड़ी सी नरमी है। दूसरा, रुपया हमारा थोड़ा सुधरा है। अब अगर अगर हम ये मान के चले, क्योंकि ट्रंप के लिए भी अब मुश्किल होगा अगर वो इस वॉर पे और ज़्यादा लंबा समय गुजारते हैं। वहाँ पर इन्फ्लेशन जिस तरीके से है, बॉन्ड यील्ड की जो सिचुएशन यूएस में देखने को मिल रही है, वो चिंताएं उनके घरेलू फ्रंट में भी अब दिक्कतें होनी शुरू हो गई हैं। तो ये मान के चलें कि इस बार उनकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं, या फिर जैसा कि मैंने कहा कि आज तो वैसे भी 1 अप्रैल है, तो कुछ भी कह देते भाई, बाद में कह दिया कि अप्रैल फूल बनाया। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? इतने जुल्म किए हैं जालिम कि तेरी रहमत पर अब हमें एतबार नहीं होता। वाह वाह तो वाह, बहुत शानदार जी। तो मार्केट में इतनी बार उन्होंने छला है या स्टेटमेंट्स को विपरीत किया है, तो अभी इसको विश्वास करके आप पूरा का पूरा मतलब ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूरी इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे, ये गलत है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए वी हैव डिस्कस कि 50% एक्सपोजर आप अभी कर सकते हैं, बाकी को बचा के रखो। या तो प्रॉफिट पिरामिडिंग होगी या फिर एक नए भाव पर एवरेजिंग मिलेगी। तो आज के लिए मुझे लगता है 1-2 दिन रुकने में कोई भी बुराई नहीं है। सो वी नीड मोर क्लैरिटी। एक्चुअली वी नीड थिंग्स ऑन पेपर। अभी बातें हो रही है और इन बातों में पलट जाना अभी आजकल आम बात हो गई है। अभी तो इसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा 2-3 दिन रुक जाइए। मार्केट कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। तो थोड़ा सा रुक जाइए ताकि आपको एक बेहतर प्राइस मिल सके। रही बात स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस, जहां पर आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वहां पर ट्रेड करिए, और प्रॉपरली स्टॉप लॉसेस के साथ ही। और ये जो रिलीफ हमको 2 फ्रंट पर मिला है कि रुपया थोड़ा सा स्मूथ हुआ है, मतलब थोड़ा सा अगेंस्ट यूएसडी थोड़ा सा कमजोरी में थोड़ा वीकनेस को इंप्रूव कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। अब यहाँ पर वेट एंड वॉच वाली बात ये है विपुल जी कि 90 के नीचे अगर रुपया वापस आ जाता है अगेंस्ट यूएसडी, तो मार्केट उसको एक पॉजिटिव तरीके से देखेगी। और क्रूड की अगर मैं बात करूं तो क्रूड इज लाइक कि अगर आप ब्रेंट क्रूड थोड़ा बहुत इसमें आप कंसोलिडेशन फेज देखेंगे, 10% प्लस और माइनस एक कॉमन हो गया अभी, तो आप उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करिए। फिलहाल मार्केट के लिए नया सेशन शुरू हो रहा है, नया सत्र है, ये नया फाइनेंशियल ईयर है, तो उम्मीद मार्केट को बहुत है। अब देखते हैं कि ये जो उम्मीद है, ये जो स्टेटमेंट्स आई है, अगर ये ऑन पेपर हो जाती है तो मार्केट इसको रिजॉइस करेगी और आगे कंटिन्यू करेगी, अदरवाइज नहीं।
ये जो अब हम लोग मतलब अगर कोई निगेटिव कमेंट नहीं आता है, शायद सुबह 6:30 बजे वहाँ पे रात में वो स्टेटमेंट देंगे ट्रम्प साहब, और सुबह 6:30 बजे शायद यहाँ पर होगा उनका स्टेटमेंट जो है। तो क्या अब हम जो 18,000 की बात कर रहे थे, 19,000 की, अब वो भूल जाए अभी, अगर अगर कुछ निगेटिव नहीं बोलते हैं तो? कुछ नेगेटिव नहीं बोलते तो नहीं आएगा, बिकॉज इट इज हाँ, एब्सोल्युटली कनेक्टेड टू दी वॉर एक्सटेंशन और पॉज। अगर एक्सकेलेट हुआ तो आएगा, ये कंडीशनल है, अगर नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर बाकी सारी चीजें, इट्स नॉट इंडिया स्पेसिफिक थिंग, ये वर्ल्ड जी। स्पेसिफिक था, और ये सभी के लिए फिर चीजें नॉर्मल होंगी, तो फिर नहीं आने वाली है मार्केट, क्योंकि हमारी अंदर जो अब मार्केट की जो बाकी चीजें हैं उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ था, बाहर से प्रेशर था ये। अंशुल सर बताइए सर, बड़ी दिनों बाद ये जो मतलब फौरी राहत दिखाई दे रही है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? आप थोड़े से सकारात्मक बार बार थे, और वो इशारा आप कर रहे थे कि भाई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने जा रहा है और बाउंस बैक करेगा बाजार। अभी की सिचुएशन, जो एक स्टेटमेंट आई और उसके बाद जो बाउंस बैक दुनिया भर में देखने को मिल रहा है, कोस्पी तो 6-6.5% उछल गया। कैसे देख रहे हैं सर, और क्या एक्सपेक्टेशन आपकी मार्केट को लेकर के? सर देखिए, मैं जनरली मेन स्ट्रीम मीडिया फॉलो नहीं करता हूँ जहाँ पे मतलब इतना ज्यादा हो जाता है कि मतलब इतना अतिवाद हो जाता है, तो मैं जनरली यूट्यूब पे ही जैसे स्टडी IQ IAS वगैरह इस टाइप के चैनल देखता हूँ। अब देखिए धीरे धीरे टोन बदलती हुई दिख रही है, जहाँ वर्ल्ड वॉर 3 तक पहुंच गए थे लोग, अब धीरे धीरे टोन डाउन होते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी चीज जो आपने कहा 19,000, मैं डेटा मंडे को रेडी रखा था आपके शो के बाद, अभी वापस मेरे को मिल नहीं रहा, थोड़ी देर में मिलेगा तो मैं आपको बताता हूँ। जो 19,000 की बात हो रही थी, 3 मैं आपको ऐसे आर्टिकल जो बिल्कुल सहेजे हुए मेरे पास रखे हैं, मैं आपको दे दूंगा। 2020 में 89 रुपए 90 रुपए के आसपास टाटा मोटर को डाउनग्रेड किया गया था 40 रुपए के टारगेट के लिए, वहां से टाटा मोटर 1100 रुपए पहुंच गया। 2022 के आसपास पेटीएम को डाउनग्रेड किया गया था 400 रुपए के टारगेट के लिए, बस 2-4 दिन बाद बॉटम बना था और वहां से पेटीएम 1200 रुपए के आसपास पहुंच गया था। तीसरा HEG 2018 में, जो मैं बाइंग क्लाइमेक्स बता रहा हूँ, जहां से 90% गिरा था, बिल्कुल टॉप पे जाके बैंक ऑफ अमेरिका ने 100% अपसाइड का आर्टिकल दिया था, जो बिजनेस स्टैंडर्ड में आया भी था, रिपोर्ट जारी की थी कि 100% अपसाइड दिख रही है, बिल्कुल टॉप पे, वहां से 90% स्टॉक सरका था। इसलिए मेरे को इन पे भरोसा नहीं होता है। जब से हमने 19,000 का टारगेट देना स्टार्ट किया था, मैं धीरे धीरे पैसा लगाने के मूड में आ गया था। और आप देखिए मंडे को क्लोज होते होते 75 मिनट के चार्ट पे हमने हैमर बनाया था, और ये सेटअप अगर आप लोग क्लोजली वॉच कर रहे हैं तो मैंने मल्टीपल टाइम जब भी बाउंस बैक बनाया आपको दिखाया है। 75 मिनट के चार्ट पे अगर हैमर कैंडल की फॉर्मेशन होती है तो सीधा हम 20 पीरियड मूविंग एवरेज तक स्नैप बैक करते हैं। मंडे क्लोजिंग होते होते 75 मिनट के चार्ट पे हैमर कैंडल की फॉर्मेशन थी। आज दोनों इंडेक्स, निफ्टी अपने 75 मिनट के चार्ट पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर में है, उसकी रीजन HDFC बैंक है, बट HDFC बैंक में भी बहुत दिक्कत नहीं दिख रही है, वापस अपने ऊपरी स्तर पे आ जाएगा। तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज 52,120 के आसपास है, वहां तक हम सस्टेन कर जाएंगे। मैं एट दिस जंक्चर इस गैप अप के बाद तो बुलिश नहीं हूँ, मतलब ये नहीं कहूंगा कि फ्रेश बाई करके चलिए, बट मैं शॉर्टिंग के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। ऑन द डिप जहां भी मेरे को रिजेक्शन कैंडल मिलती है मैं बाइंग करना ही पसंद करूंगा। अगेन उसका रीजन रिएटरेट कर देता हूँ। पहली चीज, अभी तक तो पूपा जी कह रहा था, फिर अभी जब लोग बोलने लगे कि बड़ा रिपीटेटिव हो गया पूपा जी, तो मैं एक कैरेक्टर आपको याद दिलाता हूँ, मुझसे शादी करोगी में दुग्गल साहब थे। तो दुग्गल साहब कभी पुलिस वाले बन जाते थे, कभी चोर बन जाते थे, तो अब फूफा जी जो है दुग्गल साहब हो गए हैं। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है कि इनके जो वॉर मिनिस्टर हैं या डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने वॉर स्टार्ट होने के पहले ब्लैक रॉक के डिफेंस फंड में इन्वेस्ट करने की कोशिश की थी, करोड़ों डॉलर, जो नहीं हो पाया था। लेकिन अब वो रिपोर्ट ब्रिटिश मीडिया ने पब्लिक कर दी है, क्योंकि दुग्गल साहब ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को ये कह दिया था जब उनने स्टेटमेंट दिया था कि ATF फ्यूल खत्म होने वाला है हमारे पास, अब इस चीज को जल्दी निपटाओ सप्लाई चालू करने के लिए। तो एकदम ब्लंट स्टेटमेंट दिया था कि आप जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ले लो या अमेरिका से खरीद लो, जब आप मेरी मदद करने नहीं आए तो मैं आपके लिए नहीं खड़ा हूंगा। तो ये चीज फिर अब पर्सनल लेवल पे बिटवीन लीडर्स होने लगी है। तो इस तरह के अब जो खोजी पत्रकार हैं ये खोज चीजें ले आएंगे। और आप बैठे कहाँ हैं? आप बैठे हैं एक्सट्रीम शॉर्ट पोजीशन पे।
2,64,000 फ्यूचर्स शॉर्ट है जो एक्सट्रीम शॉर्ट है। इसके नीचे हम एक ही बार गए हैं और जब गए हैं तो 1000 पॉइंट की अप मूव आई है। फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के अब 8,60,000 कॉन्ट्रैक्ट पे शॉर्ट है। लास्ट टाइम जब हम 8,60,000 से बढ़ के 3,52,000 आए थे तो निफ्टी पे 1000 पॉइंट की अप मूव आई थी। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करने की गलती नहीं करूंगा। एक छोटी सी अच्छी खबर जैसी आ जाए, बढ़िया अपसाइड मूव बन गई तो मैं शॉर्ट करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। डिप पे जहां भी बुलिश एविडेंस मिलेगा मैं बाई करके चलूंगा। आखिरी एक चीज, क्रूड रह गया। क्रूड में लास्ट लेवल बचा है सपोर्ट WTI क्रूड फ्यूचर्स पे 99.43। जैसे ही ये टूटेगा $10 की डाउन मूव आना स्टार्ट हो जाएगी। 102.85 के आसपास खड़े हैं तो केवल $3 बचा है। ये टूटा तो फिर $10 और डाउन मूव आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक। अविनाश सर, अगर जो इस तरह की सिचुएशन जब भी हमने देखी है, और चाहे कोविड की हो या उससे पहले की हो, 2008 की हो, जब रिकवरी आती है तो काफ़ी तेज आती है। पुराने अनुभव ऐसे रहे हैं। इस बार क्या ऐसी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? और अभी की जो सिचुएशन है उसमें अभी क्या 1-2 दिन 4 दिन थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए सिचुएशन को, मतलब अग्रेसिव पोजीशन लेने से पहले? अभी आपका सजेशन जो है वो रिटेलर्स के लिए क्या रहेगा? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से जिनका नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है उनको तो ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए आज भले ही निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां अवेलेबल है जहां पे हमको लगता है कि नंबर्स अच्छे आएंगे। मिसाल के तौर पे मैं समझता हूं कि होटल सेक्टर में लेमन ट्री है, उसके बाद इंडियन होटल्स है, फिर उसके बाद वरुण बेवरेजेस है। ऑटो कंपोनेंट्स में मैं समझता हूं कि इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स ये भी बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो देखिए अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है और ऐसे समय पे ही आपको अच्छे शेयर्स अच्छे प्राइसेस पे मिलेंगे, क्योंकि जब मार्केट टर्न अराउंड करता है और बाउंस बैक देता है तभी ये सारे शेयर्स आपको ऊपर लेवल पे ही मिलेंगे। और मुझे लगता है फंडामेंटल्स इन कंपनीज की कुछ बदली नहीं है। देखिए हमने काफी प्रमोटर्स और कंपनीज में बात की तो उन्होंने कहा कि ऑन ग्राउंड तो डिमांड अच्छा है। इनफैक्ट इस बार ऑटो सेक्टर का चौथा तिमाही नंबर भी बहुत अच्छा आएगा, इंक्वायरीज भी काफी अच्छी है। तो ये वॉर का जो माहौल है वो एक सेंटिमेंटल इफेक्ट है, लेकिन जिनको पैसा अच्छा बनाना है मेरे ख्याल से उनको थोड़ा थोड़ा तो निवेश करना चाहिए, क्योंकि जब बाउंस आएगा विपुल तभी वो बहुत जोर का आएगा और तभी आपको सर्किट में स्टॉक्स मिलेंगे। तो ये आपको सोचना है कि अगर आपको थोड़ा अच्छा पैसा बनाना है तो ऐसे खराब समय में थोड़ा डिप्लॉयमेंट करिए और कम से कम 40-50% डिप्लॉय करिए। बैलेंस 40-50% बैलेंस पे रखिए, क्योंकि अगेन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसा बदलते हैं हमको पता नहीं है। बट ये राइट स्ट्रेटेजी रहेगी रादर देन जंपिंग व्हेन द मार्केट्स हैव गॉन अप। ठीक, बिल्कुल सर। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, करीब 2800 लोग हमारे साथ जो है अभी थे और अभी करीब 2700 के आसपास रह गए हैं। तो आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आप लोगों का। और एक ही रिक्वेस्ट हर बार की तरह रहती है कि जितना ज़्यादा हो सके लिंक को और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। व्हाट्सएप स्टेटस पे अपने लगाएं, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, दोस्तों के साथ आप लिंक को शेयर करें। और ट्विटर हो, फेसबुक हो, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हैं, लिंक को शेयर करें और कोशिश करें कि लोग जो रील के माध्यम से और तमाम माध्यमों से जो अनरजिस्टर्ड, जो लोग सिविल रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो लोग सर कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले वही सुन लेते हैं। अंबाला मैम भी कुछ कहना चाह रहे हैं, अंशुल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, दोनों लोगों में से कोई भी। हाँ बता दीजिए जल्दी जल्दी। जी मैम जी। पहले एक अपडेट रहेगा। वो जो DBOL दिया था 114 में 126 हो गया, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और सिमिलर स्ट्रक्चर पे एक ब्रेकआउट बन रहा है जैगल प्रीपेड में 214 रुपए पे बाई। जैगल ZAGGLE जैगल प्रीपेड। अच्छा जैगल जी जी, इसको बाई करके चलना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस बनेगा आपका 200 रुपए का, 200 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा और 224 रुपए का टारगेट रहेगा। 224 निकलता है तो फिर 240 रुपए तक जा सकता है। तो जैगल 224 और 224 के टारगेट के लिए लीजिए। जब 224 निकलेगा तो टारगेट रिवाइज कर लेंगे। स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? 200 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा सर, राउंड 200 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखिए। अच्छा, इसको हम अभी और डिटेल में टारगेट स्टॉप लॉस के साथ लेके आएंगे, लेकिन स्टॉप लॉस टारगेट जरा अंबाला मैम से ही पूछ लेते कि ट्रेड निकलना जाए। अंबाला मैम जी। इंडिगो पर फोकस है आज और इंडिगो 4295 के 4295 के आसपास हम लोग
42 4,300 के आसपास देखेंगे क्योंकि प्राइस काफी तेज चल रहा है। और यहाँ से जो पॉसिबली टारगेट बनेंगे, पहले स्टॉप लॉस समझ लेते हैं। 4,150 का स्टॉप लॉस होगा इंडिगो में, एंड जो टारगेट है वो होगा 4,380 का, और दूसरा टारगेट होगा यहाँ पर 4,600 का। थर्ड टारगेट भी मैं चाहती हूँ वेट किया जाए 4,850 का, और ये पॉसिबल टारगेट है। हमको 1-2 दिन में ये टारगेट्स मिल जाने चाहिए, एक हफ्ते मैक्स। चलिए, तो इंडिगो पे जो है यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस दिया गया है 4150 का, 4150 का स्टॉप लॉस, टारगेट 4380, 4600। ये दो टारगेट अभी ध्यान में रखिए। बाकी हम माला मैम से जब तीसरे टारगेट का वक्त आएगा तो दोबारा पूछ लिया जाएगा। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 4306 का लेवल, 9.25% ऊपर, 4150 का स्टॉप लॉस, 4380 पहला, 4600 दूसरा टारगेट। दूसरा ट्रेड लेकर के आइए जैगल पे जो है यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दी गई है अंशुल जैन जी की तरफ से, और यहाँ पर 224 रुपए के लक्ष्य को भेजने के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दी गई है। स्टॉप लॉस 200 का दिया गया है, और ये भी इंट्राडे हाई पर ट्रेड करता हुआ। तो दोनों ही ट्रेड जो है अपने अपने नए उच्चतम स्तर बनाते हुए 15% की तेजी जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज में देखने को मिल रही है। 215.10 का लेवल देखने को मिल रहा है, लेकिन अंशुल जी का मानना ये है कि यहाँ से ये 9 रुपए ऊपर जो है और तेजी दिखा सकता है, तो यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। दोनों ट्रेड पे स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही एक व्यक्ति के द्वारा दिए गए हैं, तो जो है उसका ध्यान दोनों का रखिए। स्टॉप लॉस का भी अवश्य ध्यान रखें। 4380, 4600 ये इंटरग्रुप एविएशन अब देखिए अब 4309 के आसपास पहुंचता हुआ 9.25% ऊपर, 4150 का स्टॉप लॉस। और ये दोनों ही शेयर हम आगे भी आपको दिखाएंगे। अगर कोई बहुत तेज गतिविधि ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होती है, या फिर स्टॉप लॉस और टारगेट में हमारे जो सम्मानीय मेहमान हैं वो कुछ परिवर्तन करना चाहें तो फिर इसको दोबारा लेकर के आएंगे। दोनों ही अभी फिलहाल के लिए अपने इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर अभी बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दो टिप्पणी दर्शकों को लेते हैं। एक और स्टॉक है, बताइए जी। बॉम्बे डाई छोटा स्टॉक है, तो एक्सपोजर अपने तरीके से रखिए, ज्यादा एक्सपोजर मत रखिएगा। अभी 99.84 के पास में चल रहा है बॉम्बे डाई, और यहाँ से सिर्फ 96 का स्टॉप लॉस रखना है जो इंट्राडे का लो है। एंड ये स्टॉप लॉस के साथ में हमें कम से कम यहाँ जो टारगेट है, एक्सक्यूज मी, 110 का पहला टारगेट मिल सकता है, और दूसरा टारगेट की अपेक्षा हम लोग 122 तक भी कर सकते हैं। तो बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड बनेगा यहाँ पर। तो 99 से 100 रुपए की रेंज में खरीदना है। 96 का स्टॉप लॉस, 110 का और 122 का दूसरा टारगेट है। तो चलिए, धुआंधार रफ्तार धुआंधार की रिकवरी में बहुत सारे मौके जो है यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉम्बे डाइंग में खरीदारी करने की सलाह, 96 का स्टॉप लॉस, टारगेट 110, 122, दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अभी 100 के आसपास पहुंचता हुआ 99.77 का लेवल, 7.5% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 7.5% से ज़्यादा की मजबूती देखिए। 96 का स्टॉप लॉस लगाइए, 110 का टारगेट पहला है। अब 100 रुपये के ऊपर निकलता हुआ बॉम्बे डाइंग, तो यहाँ पर रफ्तार जो है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही। 0.9% ऊपर, 110 का पहला है, 122 दूसरा टारगेट है। अब 101, 53, 9.5% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो चलिए, शुरुआती 15-20 मिनट के अंदर जो है 3 ट्रेड यहाँ पर आपको जो है मिलते हुए दिखाई दिए। नज़रिया जो है सबका ध्यान रखें, लेवल सबके नोट कर लें। बाद में ऊपर नीचे अगर शेयर हो तो स्टॉप लॉस कटता है तो भी छोड़ दें, और टारगेट होता है तो फिर मुनाफा बुक करें। बाद में जब 4 दिन बाद 5 दिन बाद स्टॉप लॉस का आप लोग ध्यान नहीं रख करके फिर जब सवाल पूछते हैं तो फिर समस्या आप लोगों के लिए भी बढ़ जाती है। चलिए, तो अभी तीनों ही शेयरों में अच्छी मजबूती है, तीनों ही अपने उच्चतम स्तर के आसपास काम काज करते हुए। सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे अविनाश सर, कि ये बताइए कि अगर सेक्टर वाइज अगर चुनना हो तो अभी के माहौल में आपने कुछ नाम अभी लिए, तो कैसे चुनाव करेंगे आप? कौन सा सेक्टर अभी की सिचुएशन में जो आपको लगता है तेज रिकवरी दिखा सकता है करंट के माहौल में, तो क्या टिप्पणी रहेगी आपकी अविनाश सर? आई थिंक सेक्टर की बात करें तो मुझे लगता है कि ऑटो कंपोनेंट सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। उसके बाद हॉस्पिटल सेक्टर अच्छा लग रहा है, होटल्स हॉस्पिटैलिटी सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। कैपिटल गुड सेक्टर में भी अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप थोड़े से एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आईटी में भी मुझे लगता है कि थोड़ा निवेश करना चाहिए। आईटी भी बहुत बुरी तरह से पिटा है, तो आईटी भी मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशन है वो बहुत अट्रैक्टिव है। तो जो लार्ज कैप आईटी कंपनियां हैं वहां पे मौके बनेंगे। मेरे ख्याल से मेटल्स में भी आप पॉजिटिव रह सकते हो, क्योंकि नंबर्स चौथे तिमाही के काफी अच्छे आएंगे।
प्लस अभी मेटल का आउटलुक अभी भी ओवरऑल मार्केट में काफी अच्छा है। तो डेफिनेटली इसमें आप मेटल्स में फेरस, नॉन फेरस और उसके बाद प्रेशियस मेटल्स भी डाल सकते हो। गोल्ड फाइनेंस कंपनीज भी हमको लगता है, गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज भी इसमें निवेश का मौका बन सकता है, क्योंकि कंजम्पशन अभी भी चौथे तिमाही में काफी अच्छा होगा और ये सारे डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स है। एटलीस्ट गोल्ड ज्वेलरी बिजनेस तो डोमेस्टिक फेसिंग वाला धंधा है, तो यहाँ पे नजर रखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको काफी मौके मिलेंगे। इस बीच हमारे एक दर्शक जो कि रेगुलर हमारे साथ रहते हैं, ट्रेन इन रेंज जी, उनकी टिप्पणी आई है, कह रहे हैं विपुल सर, रचित सर की रेड टाई को धरती के अंदर दफन कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा उसकी वजह से निगेटिविटी आ जाती है। चलिए अभी फिलहाल के लिए गजब तेजी है, पोर्टफोलियो में बूम हो रहा है, जीआरएससी मझगांव, बीडीएल, कोची शिपयार्ड सब तेज चल रही है, इनकी टिप्पणी आई हुई है। तो चलिए अच्छी बात है। अब मैंने इसीलिए तो अंशु सर की उतारवाई, मैंने कहा कि भाई साहब एक ही काफ़ी है, रेड टाई लेकर के आप कम से कम मत पहनिए, हरी शर्ट पहनी हुई है, वो ज़्यादा अच्छी लग रही है, स्मार्ट भी लग रहे हैं। चलिए इस बीच भाविन भरवाड़ा जी कह रहे हैं विपुल जी बहुत बोलते हैं, क्या करें सर, नौकरी ऐसी है, तनख्वाह उसी की मिलती है बोलने की। तो चलिए ये सब टिप्पणी आ रही है, लेकिन जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, एक दो टिप्पणियाँ दर्शकों की भी लेते हैं। अंबाला मैम आप बताइए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर के, टाटा टेक्नोलॉजी पे जो है अंशुल सर आप देख लीजिए जरा, हमारे दर्शक का सवाल है, फिर हम अपना सेगमेंट शुरू करते हैं, लेकिन पहले अंबाला मैम बताइए। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 246 पर है विपुल जी, थोड़ा सा और वेट कर लेना चाहिए। बहुत एग्रेसिव बाइंग की सलाह मैं यहाँ नहीं दे पाऊंगी, स्टॉक बहुत अच्छा है, बट व्हाट आई एम सेइंग जस्ट हैव सम मोर डिस्काउंट, कि थोड़ा सा और डिस्काउंट आपको मिल जाए, वो ही बेहतर एंट्री होगी, और मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई है। तो थोड़ा सा और रुको, 220-30 की रेंज में आ जाए तो वहां पर आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। बाकी अगर आप पहले से हैं तो डरो मत, स्टॉक में क्वालिटी है। ये ऐसे स्टॉक है, भारत के जो पोर्ट सिस्टम है आप ऐसे समझ लीजिए, उसमें 3 ही नाम शुमार है और सेकंड नंबर पर ये आता है। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा अगर नई पोजीशन नहीं है तो बनाने के लिए रुक जाइए, 230-20 के पास में बना सकते हैं। ठीक, दो सवाल सर ले लीजिए अंशुल सर आप। एक तो पुष्पेन जी हैं टाटा टेक्नोलॉजी, इन्होंने 555 पे लिया हुआ है, करें क्या करूं। और एक सुमन घोष जी हैं, करें अंशुल सर मैं आपको हमेशा फॉलो करता हूं। ये कई सारे सवाल हैं, लेकिन अभी टाटा कैपिटल डिस्कस कर लेते हैं। दोनों टाटा के सवाल, टाटा कैपिटल इन्होंने 316 पे लिए हैं। तो पुष्पेन जी और सुमन घोष जी, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप दे दीजिए सर, टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा कैपिटल। सर टाटा टेक तो देखिए मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है और मैं उसको हेज करता रहता हूँ, तो टाटा टेक पे मैं सलाह नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास लॉन्ग है डिलीवरी में अपने डीमैट अकाउंट में। टाटा कैपिटल पे जरूर मैं सलाह दे सकता हूँ। इसमें जब सेकंड आईपीओ बेस ब्रेकआउट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था और 353 पे प्रॉफिट बुक किया था, उसके बाद से कोई भी लॉन्ग सेटअप नहीं बना है। आईपीओ का जो लो था 319 वो तोड़ के नीचे चल रहा है। स्विंग लो 303 रुपए प्रोटेक्ट हुआ है, जहां से बाउंस बैक कर रहा है। तो मोस्ट लाइकली 303 और 327 इस रेंज में काफी लंबे समय तक ट्रेड करना चाहिए। नया बेस इस रेंज में बनता हुआ दिख रहा है। अनलेस 303 तोड़ दे तब फिर और डाउनसाइड खुलती हुई दिखेगी। 327 328 तोड़े तो वापस 353 की तरफ बढ़ेगा। फिलहाल के लिए 303 और 328 ये रेंज बनती हुई दिख रही है। ठीक, अविनाश सर आप देख लीजिए सर, टाटा टेक्नोलॉजी को क्या लेकर के व्यू है आपका। ये इस पे वो बोल नहीं सकते अंशुल जी, तो आप अगर डिस्कस कर सकें। 555 पे लिया हुआ है, 555 पे कह रहे हैं कि 6 महीने का नजरिया है। देखिए यहाँ पे नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का अगर कोई रखता है तो डेफिनेटली टाटा ग्रुप कंपनी है, कर्जा मुक्त है, काफी अच्छे सेक्टर जैसे एरोस्पेस और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सेक्टर्स में ये काम करते हैं। दिक्कत ये है कि पिछले 1-2 क्वार्टर से कंपनी के जो नंबर्स है विपुल, वो बहुत ही नरम आ चुके हैं और मार्केट्स इस स्टॉक को अभी ग्रोथ स्टॉक समझता नहीं है। इस कंपनी की हिस्ट्री में जाए तो मुझे याद है जब इसका पब्लिक इशू हुआ था और जब इनिशियली स्टॉक लिस्ट हुआ था तभी बहुत एक्सपेक्टेशन थी। तो इस लेवल पे मुझे नहीं लगता है कोई नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि ऊपरी लेवल से काफी पिटा हुआ स्टॉक है। इनफैक्ट अगर मैं करेक्ट हूं तो ये पब्लिक इशू के प्राइस से भी नीचे गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें वैल्यू जरूर है, लेकिन साल 1.5 साल का नजरिया रखे। थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक है और जब भी यहाँ पे टर्न अराउंड आएगा, जो मुझे लगता है शायद अगले साल आना चाहिए, तो उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी तेजी आपको दिख सकती है। अच्छा सर, एक चीज, एक थीम अच्छी, एक अच्छा सवाल है, ज्योति रंजन जी का है। तो वो ये कह रहे हैं कि सर एआई, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, इन सब में काम करने वाली कंपनीज में अगर 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए तो क्या ये सही रहेगा। दूसरा इनका सवाल है, इस सेक्टर के अंदर, इन सेक्टर्स के अंदर अगर कोई 2-3 कंपनी अगर आप सजेस्ट कर सकें, या कोई अगर आपकी फेवरेट कंपनीज हो तो
चूंकि इनका नज़रिया 5 साल का है, तो मैं चाहूँगा कि फंडामेंटल व्यू आप इस पर ज़्यादा बेहतर दे पाएंगे, तो आपकी राय मैं जानना चाहूँगा। नहीं, बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है कि 2 स्टॉक्स हमको पसंद है। एक तो अनंत राज है, जो बेसिकली नोएडा बेस्ड कंपनी है, जो रियल एस्टेट के अलावा डेटा सेंटर सेटअप बना रही है। इनफैक्ट इनकी डेटा सेंटर की कैपेसिटी करीबन 300 मेगावाट है। अभी तो 50 मेगावाट ऑपरेशनल है, तो अगले 3-4 साल में तो डेफिनेटली डेटा सेंटर बिज़नेस रियल एस्टेट बिज़नेस से भी बड़ा होगा। स्टॉक आपको करीबन 435-36 में मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपका नज़रिया अगर साल, डेढ़ साल भी रहता है, तो यहाँ पे 525, 550 का टारगेट प्राइस मिलेगा। इस साल हमको लगता है कि कम से कम 550 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, जो पिछले साल 426 करोड़ था। और दूसरी कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजी। देखिए, ये एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही पब्लिक इश्यू के बाद में भी बहुत अच्छी चली है। मैं कहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा-सा एसआईपी अप्रोच से आप पैसा लगाइए, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है जो स्पेस में ये काम करती है। बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्पेस है और ऑर्डर बुक अच्छी है। तो यहाँ पे भी मैं कहूँगा कम से कम 1.5-2 साल का नज़रिया रखिए, और ये डेफिनेटली एआई, सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली नेटवेब और अनंतराज, ये 2 विकल्प आप थोड़ा-थोड़ा करके एसआईपी में खरीद सकते हैं, और आपका डेफिनेटली 1.5-2 साल में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक। अच्छा, एक जो है शेयर पे राय जानना चाहूँगा मैं आप लोगों की, वो है ओएनजीसी। ओएनजीसी पे टेक्निकल फंडामेंटल दोनों व्यू चाहिए, क्योंकि अभी सरकार ने जो है रेगुलेटेड गैस प्राइसेस जो ओएनजीसी को और ऑयल इंडिया को मिलता है, उसकी कीमतें बढ़ा करके $7 MMBTU कर दी है। हालांकि अभी जो है मजबूती देखने को मिल रही है, लेकिन क्या ये थोड़ा सा सेंटिमेंट ओएनजीसी के लिए ख़राब कर सकता है क्या? अंबाला मैम आप बताइए पहले, और अब तेज़ी से ज़रा इसका गूगल फाइनेंस का भी चार्ट लेकर के आ जाइए, क्योंकि ऊपर से तेज़ी से नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले टेक्निकल पे व्यू और फिर जाएंगे अविनाश सर के पास, फंडामेंटल कितना असर पड़ेगा। जी, तो सबसे पहले तो हमको एक चीज समझने की जरूरत है। इफ गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर टॉकिंग अबाउट समथिंग, दैट मीन्स वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और आप ये समझ सकते हैं कि इसकी जो पोजीशनिंग है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ओएनजीसी की मार्केट में, बिकॉज इसका प्रोडक्ट लाइन ही ऐसा है। अगर आप अपस्ट्रीम वगैरह की बात करें, डाउनस्ट्रीम की बात करें, तो भारत में अगर खनन हो रहा है इस चीज में, तो इसका नाम है यहाँ पर। दूसरी बात ये कि क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है प्राइस पर, मुझे नहीं दिख पा रहा है विपुल जी। मैं इस स्टॉक को लेकर के बुलिश हूँ, और अभी 287 पर है। कहीं ना कहीं बहुत जल्दी हमको यहाँ पर 305 का भाव अगले हफ्ते तक भी दिख सकता है। बट अगर आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात कर रहे हैं, कि आपने जैसे अविनाश जी के लिए भी पूछा है कि इसमें फंडामेंटल दोनों रिव्यू चाहिए, तो एज एन इन्वेस्टर जब आप इसमें बैठेंगे तो आपको कम से कम यहाँ पर 10% का तो मिनिमम, इस ईयर की बात कर रही हूँ, बाय 2026 एंडिंग दिसंबर 2026 तक, तो कम से कम 10% का रिटर्न तो आपको मिलना ही चाहिए, और मिल जाएगा। रही बात एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कम 350 का इसका पॉसिबल टारगेट है। वीक नहीं है स्टॉक, पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए ठीक। अविनाश सर को जाना है, तो अविनाश सर आपका लास्ट कमेंट क्या होगा अभी ओएनजीसी को लेकर के, और इस खबर पे कोई कमेंट करना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल देखिए, 10-12% का मूव तो ओएनजीसी में पॉसिबल लग रहा है, लेकिन एक बात मैं बताऊं कि देखिए, अभी ओएनजीसी के जो प्रॉफिट्स बनते हैं, ऐसा माना जा रहा है कि गवर्नमेंट ये प्रॉफिट्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लॉसेस को कॉम्पनसेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, सरकार कोशिश कर रही है कि ओएनजीसी में जितना भी बेनिफिट होता है वो कहीं ना कहीं मैक्रो लेवल पे इन कंपनीज को सहना ना पड़े। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जो गिरावट है वो शायद अभी थोड़े टाइम के बाद रुकेगी। आईओसी में आज ज्यादा बिकवाली है, क्योंकि एटीएफ की कीमतें बढ़ी है और ये सबसे बड़ा प्लेयर है। पुराना एटीएफ जो इनके पास है, तो इसका मतलब है इनको काफी लॉसेस भी हो सकते हैं। बट ये शॉर्ट टर्म में होगा। लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि जैसे जैसे एविएशन मार्केट बढ़ेगा, आई थिंक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बेनिफिट करेगी। लेकिन ओएनजीसी में वही निवेशक पैसा डाले जो कम से कम 12 से 15 महीने में निवेश रहना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है और इतना जल्दी भागता नहीं है। तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए, बट 10-12% साल का रिटर्न एक्सपेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं। चलिए ठीक है। अविनाश सर, थोड़ी सी, क्योंकि जब हम मुंबई से शो कर रहे हैं तो जूम को लेकर के वो कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, तो मुझे धन्यवाद आपको करना होगा, क्योंकि अगले मेहमान वेट कर रहे हैं। तो आज के लिए क्षमा चाहेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर रहेगा सर आपकी तरफ से? नहीं, इनफैक्ट विपुल, जो भी स्टॉक्स हमने शो पे बात किए, हो सकता है हमारे क्लाइंट्स को हमने वही स्टॉक्स बताएं। पर्सनली मेरी कोई पोजीशन नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अपना सेगमेंट शुरू किया जाए या फिर एक टिप्पणी जो है अमित जैन जी से मार्केट पे ले ली जाए, क्योंकि अमित जी मानेंगे नहीं, मुझे पता है, कहेंगे पहले व्यू जो है मार्केट पे देना है, तो पहले उनसे मार्केट व्यू ले लेते हैं। इस बीच एक टिप्पणी और ले लेते हैं डॉक्टर रेड्डीज पे। अंशुल सर, आप देखिए जरा, डॉक्टर रेड्डीज में हमारे एक दर्शक ने खरीदारी की हुई है 1300 की और वो जानना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ पे एवरेज करना चाहिए या फिर नहीं। सर डॉक्टर रेड्डी अभी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। रेंज का अपर एंड 1345 और रेंज का लोअर एंड 1183 है। बीचों बीच खड़ा हुआ है, तो अभी कुछ नहीं करना चाहिए। अगर है तो होल्ड कीजिए। एवरेज अगर करना है या फ्रेश बाइंग करना है तो 1186 के आसपास या फिर 1345 के ऊपर ब्रेकआउट पे। फिलहाल रेंज के बीच में है, दोनों साइड जा सकता है, 50-50 प्रोबेबिलिटी है, अवॉइड करना चाहिए। बट जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि वीकली और मंथली पे तेज है स्टॉक। चलिए ठीक है सर, एक टिप्पणी और ले लेते हैं दिनेश जी की, पपन भौमिक जी की है। टीटागढ़ के बारे में कह रहे मैम से पूछ लीजिए प्लीज़। तो अब सर सवाल थोड़ा सा अधूरा है, क्या पूछें ये तो आपने बताया नहीं, क्या आप लेना चाह रहे हैं, ले चुके हैं, इसके बारे में हमेशा थोड़ा सा सवाल जितना स्पेसिफिक पूछेंगे उत्तर भी उतना स्पेसिफिक मिलेगा। काफ़ी दिनों बाद रेलवे में भी जान लौटी है। माला मैम, ये क्या एग्जिट का मौका है टीटागढ़ में, क्या व्यू रहेगा आपका? टीटागढ़ में अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो भी, और अगर आप इन्वेस्टर की तरह बैठे हुए हो तो भी अपना एक स्टॉप लॉस फॉलो करिएगा। अगर अब ये ब्रीच हो तो ही पोजीशन छोड़ना, अदरवाइज बिल्कुल अपनी पोजीशंस को होल्ड करके बैठिए। और वो है 575 जो कल का लो लेवल है। बस इतना ही आपको करना है, बाकी आपको एक बेहतर एग्जिट और थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रॉफिट दोनों मिल सकता है, तो उसके लिए फिलहाल वेट कर जाइए। सवाल ये भी आ सकता है कि एंट्री बना ले, तो स्टॉप लॉस अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है बना सकते हैं, ट्रेड के तौर पर भी, इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी, और दोनों ही केस में स्टॉप लॉस यही है जो बताया 575 का। ठीक, चलिए हमारे साथ अमित जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपकी वजह से हमने जो है अपना अगला सेगमेंट जो है शुरू नहीं किया कि अमित जी आएंगे तो मार्केट पे व्यू अवश्य देंगे, तो मैंने कहा पहले मार्केट पे व्यू ले लेते हैं, उसके बाद जो है सेगमेंट शुरू करते हैं। बताइए सर, आज की इस रैली को कैसे देख रहे हैं आप, और टिकेगी ये रैली? विपुल जी, पहली बात तो पिछले बार जो पुट का ऑप्शन कॉल बाय दिया था, करीब करीब 480 रुपए का भाव था, 1200 रुपए चला गया था वो। बिल्कुल सही बात है। अभी देखिए विपुल जी, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए, हो सकता है 1 से 1.5 महीने के लिए ट्रेडिंग वाला बाजार रहे ही है, तो बहुत ज्यादा होप्स नहीं लगानी है कि यहाँ से अगर 200-300 पॉइंट बढ़ भी जाती है निफ्टी, तो ये नहीं कि लोअर लेवल छूट गया या फिर कभी मिलेगा नहीं। और दूसरा, बहुत ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं लग रहा है इमीडिएटली। 22,000 और 23,500 की रेंज लग रही है, इसी रेंज में फंसा हुआ रहने की उम्मीद है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के दृष्टिकोण से कोई निवेश करता है तो लावमाल करते रहिए, ज्यादा वेट मत करिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। 23,600 के ऊपर एक बड़ी तेजी ट्रिगर होने की संभावनाएं बनेगी। 22,000 के नीचे और एग्रेसिव बाजार टूटने की उम्मीद बनाएगा। चलिए, ये बात निकल करके आई। अच्छा, आज के जो 2 सेगमेंट हम करने वाले हैं, बहुत लोगों के सवाल, हालांकि सबसे ज़्यादा सवाल डिफेंस को लेकर के हैं, लेकिन डिफेंस पे हम लोग सेकंड हाफ में बात करते हैं। फर्स्ट हाफ में बहुत लोगों की सवाल थे कि छोटे शेयरों पे आप बात नहीं कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि 10 मिनट 15 मिनट जो है बहुत सारे सस्ते शेयरों में बात कर लेते हैं। आज अच्छा मोमेंटम है, क्रॉस द बोर्ड है चूंकि, तो एक एक करके उस पर शुरुआत करना चाहेंगे। अम्बाला जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे, जरा बताइए सुज़लॉन कैसा लग रहा है आपको? यहीं से शुरुआत करेंगे। आज 3% की तेजी, नहीं अब 4.25% की ज़्यादा की तेजी हो गई है। 41 रुपये 59 पैसे का इंट्राडे हाई लगा है और 37 तो नहीं तोड़ा, तमाम झंझावत के बावजूद, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। क्या करें अभी? 42 के ऊपर ही बाइंग सजेस्टेड है। 42 के ऊपर निकले जैसे भी, तो वहां पर आप 42 के ऊपर बाई कर सकते हैं। 37 इज द स्टॉप लॉस, 44, 52 एंड 60 टारगेट्स है। और यही व्यू है विपुल जी, क्योंकि एक भाव की बात होती है, भाव को भाव देना बंद किया तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो 42 रुपए के ऊपर ये मजबूत दिखता है, उसके नीचे ये मतलब काइंड ऑफ वीकनेस की तरफ जाता है। तो अभी 42 के ऊपर जाए तो खरीदारी नहीं कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस सेम रहेगा 37 क्लोजिंग बेस्ड। अच्छा, तो क्या व्यू आपका है सर इस पर? अंशुल सर, क्या आप सहमत हैं या अभी भी करंट लेवल पे कुछ कोशिश करेंगे, या इस पर आप अवॉइड की लिस्ट में है आपकी? सर वही वाली बात सर, वो बोल तो बहुत शानदार रहे, पर वही मैं अपना गला घोटने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं अवॉइड लिस्ट में रखूंगा सर। 10-20 डे मूविंग एवरेज में आया है, सेल ऑन रैलीज वाला कैंडिडेट है।
3790 तक के टारगेट्स थे जो अचीव हुए हैं। उसके बाद एक छोटा सा बाउंस बैक है, इवेंचुअली डाई डाउन होगा 3790 के नीचे जिस दिन क्लोज होता है 3550 के टारगेट वापस से ओपन अप हो जाएंगे। तो मैं बेचने के ही मूड में रहूंगा। 50 मंथ मूविंग एवरेज पे आके खड़ा है। ओवरहेड सप्लाई या तो 10 वीक मूविंग एवरेज से कैचअप करेगी 43 के आसपास, या 50 डे मूविंग एवरेज जो 44 के आसपास है वहां से कैचअप करेगी। तो जहां भी 43-44 की रेंज मिले स्टॉक बेचना चाहिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इसके अलावा कुछ कह रही मैम? हाँ जी, GPIL देख सकते हैं हम लोग, और इंट्राडे में आज भी अभी खरीदने के लिए ना? हाँ, 282 के पास में है और मजबूती दिखा सकता है। हाँ, स्टॉप लॉस टारगेट? स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 270 का स्टॉप लॉस है, 12 पॉइंट, और पॉसिबल जो टारगेट है आज के लिए वो 295 का पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट है 320 का, और पहला टारगेट इंट्राडे की पॉसिबिलिटीज बन रही है, दिख रही है, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। और स्विंग के हिसाब से देखेंगे लाइक 10-12 दिन का ट्रेड तो 320 भी पॉसिबल है। स्टॉप लॉस दोनों ही केस में सेम है, चाहे इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो या फिर कैरी करके ले जा रहे हो। 270 का स्टॉप लॉस है। चलिए, 270 के स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ पर इंट्रा डे में पॉसिबल है 295 का टारगेट, लेकिन स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पर सलाह दी जा रही है तो 295 और 320 ये दो टारगेट आपको सजेस्ट किए गए हैं। यहाँ पे नजर रखिए आप। ये भी इंट्राडे हाई पर ट्रेड करता हुआ उसके नज़दीक 5% के आसपास की तेजी बनी हुई है, लेकिन अंबाला जी का मानना है कि ये तेजी और बढ़ सकती है। करीब 13 रुपये ऊपर तक की तेजी आज देखने को मिल सकती है। 295 पहला टारगेट, 320 दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर 270 का। 5% की तेजी। गोदावरी पावर इस मंच पर कई बार डिस्कस हुआ है और हर बार इसने अच्छे रिटर्न दिए हैं, अच्छा परफॉर्म किया है। आज देखते हैं किस तरीके से चलता है। 282-85 का लेवल, 5.25% के आसपास की मजबूती है। आगे किस तरीके से प्रदर्शन रहेगी निगाहें हमारी। जी मैम, कुछ कह रही हैं? हाँ जी, इसके लिए इंडिगो पर एक अपडेट कर देती हूँ। इंडिगो शायद आज का जो अभी 15 पॉइंट ऊपर आ गया है, 15-20 पॉइंट बाइंग की 4,300 के पास में 4,315 वगैरह जा चुका है। अगर इंट्राडे में आपको उसको बुक करना है तो इंट्राडे का मुझे एक लेवल दिख रहा है जिसका हाई जा सकता है, मैक्सिमम उससे ज्यादा जाएगा नहीं, विच इज 4337। तो अगर आप इंट्राडे में बुक करना चाहें तो यहाँ पर बुक कर लीजिएगा। इट इज लाइक कि आपको 3-4% इंट्राडे में मिल जाएगा। बाकी अगर कैरी करके जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ बॉटम फिशिंग, बॉटम बाइंग हो रही है यहाँ पर। बट इंट्राडे में बुक करने के लिए 4,337 का भाव है जो आपको कंसीडर कर लेना चाहिए। 4,337 है ना? हाँ जी, इंट्राडे रिवाइज किया है। हाँ, 4337 ये लेवल मिले तो इंट्राडे में पैसे बन रहे हैं, प्रॉफिट लेके घर जाइए। बाकी आप लोग जो लोग स्विंग ट्रेड के लिए 15-20 दिन 25 दिन के लिए रुक सकते हैं उनके लिए होल्ड करने की सलाह है। और 4600 के लिए क्या लेवल बताए थे? कब तक, कितना टाइम बताया था? ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 15-20 दिन मैक्स। 2 हफ्ते का व्यू इनफ है। दोनों टारगेट 15-20 दिन के लिए। चलिए ठीक है, दोनों ही टारगेट 15-20 दिन के लिए है। चलिए, तो ये सारी अपडेट भी हो गई। अब जरा फटाफट चलते हैं अमित सर के पास। अमित सर, चूंकि इस पर सभी की राय ली है, हालांकि आपकी राय मुझे पता है नकारात्मक ही है इस पर, क्या व्यू रहेगा सर सुजलॉन पे? सर सबसे पहले तो आज आपकी तारीफ की नहीं किसी ने। मैं हॉलीडे मना के आया हूँ। स्मार्ट आज आप बहुत ज्यादा लग रहे हैं, हमेशा लगते हैं, आज ज्यादा लग रहे हैं सर। ये मतलब सुंदरता हमेशा देखने वाले की आंखों में होती है सर। वीकेंड में कुछ जादू हुआ है। I want to make a point here. तो बम्बई यहाँ की पर हवा देखने लगी वाले है। की जो आंख है ना, यहाँ पर देखने वाली जो आंख है, लेंस जो कैमरा है, फिर उसी का फर्क है ये। बस बस वही कैमरे का ही फर्क होगा, है ना। ये वाला कैमरा उठा करके मुझको ले जाना पड़ेगा नोएडा, ताकि मतलब जो है नोएडा से भी इसी तरीके से मतलब जो है आउटपुट मिलता रहे, क्योंकि मतलब ये साजिश हो रही है नोएडा के अंदर। बम्बई का अच्छा, पहले भी इस पर डिस्कशन हो चुका है क्या आज? ये बम्बई का पानी लग रहा है सर, मुझे लग रहा है कि हाँ, कर रहा है। अरे तो सोमवार से डिस्कशन हो रहा है जैन साहब, सोमवार से रंग बदले हैं। अरे नहीं तो रंग कहाँ बदले। हाँ अमित सर, सुजलॉन सर बहुत बड़ी तेजी और मंदी की दोनों की उम्मीद नहीं है। हालांकि ओवर ए लॉन्ग पीरियड टाइम में मैं इसको 33 रुपए के आसपास अभी भी देखता हूं। जो मेरा पहले स्टैंड था वो अभी भी है। हालांकि इस पॉइंट ऑफ व्यू में मैडम और मेरा व्यू थोड़ा अलग रहता है। 45 रुपए 20 पैसे तक बढ़ सकता है अगर बढ़ा तो, वरना 33 रुपए सूनर और लेटर एक बार आना चाहिए। चलिए ठीक, ये बात सुजलॉन पे हो गई। अब सिर्फ एक टिप्पणी लेंगे सबके साथ, क्योंकि समय को भी बचाना है। तो अदानी पावर पे ले लेते हैं। 200 रुपये से सस्ता शेयर हमारा अदानी पावर। काफ़ी लोगों की पोजीशन भी है, काफ़ी लोगों को एक्सपेक्टेशन भी है। अंबाला मैम, लेवल्स खाली बताइए क्या रहेंगे और यहाँ पे क्या व्यू है आपका?
पॉजिटिव है। 125 पर आए तो और भी ऐड करना। 140-50 की रेंज एक्यूमुलेशन करिए फर्स्ट एंड वाला। 125 पर एवरेजिंग अगर मौका पड़ा तो। बाकी 170 210 के टारगेट है जो कि बहुत आसानी से लगते हैं आ ही जाएंगे और आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। आज हम 1 अप्रैल 2026 में है, मुझे लगता है कि जून जुलाई तक ये भाव भी आ जाएगा। सेकंड जो 210 की बात की है तो तो पोजीशन अब नहीं है अभी तो आप खरीद नीचे सकते हैं कि नहीं? यस यस यस, लेकिन प्लानिंग ये रखना कि थोड़ा बचा के रखो ताकि 125 पर आ जाए 10-15%, 20% मैक्स, तो वहां पर आप एडिशन कर सकें। ये वेल प्लानिंग करना है क्योंकि वोलेटाइल नेचर का स्टॉक है, सिर्फ इसीलिए डर है स्टॉक में, चल। वैसी बात नहीं। चलिए ठीक मैम। अगली टिप्पणी कैनरा बैंक की लेकर के बहुत लोगों के पास पोजीशन है और ये भी हमारी लिस्ट में रहा है छोटे शेयरों की। सर 127 के आसपास काफ़ी दिनों बाद बैंकों में पीएसयू बैंक्स में थोड़ी सी रिकवरी आई है, कैसे देख रहे हैं कैनरा बैंक को अंशुल सर आप? सर कैनरा बैंक देखिए 153 रुपए से हम एग्जिट की सलाह देते आ रहे हैं। रीएक्यूमुलेशन जोन में आया है लेकिन अभी प्रॉपर बुलिश एविडेंस नहीं है। मैं फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दे रहा हूं। अगर आपने 153 में नहीं निकले हैं तो अब निकलने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक्यूमुलेशन जोन में आ गया है। अब जहां भी बुलिश एविडेंस दिखेगा हम बाई करने की कोशिश करेंगे। रेंज प्रोबेबली 120 123 की रहेगी, उस रेंज में हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे। अगर 153 में निकल गए तो 123 120 की रेंज में बाइंग करना स्टार्ट कीजिए। अगर नहीं निकले और होल्ड कर रहे हैं तो फिर होल्ड कीजिए, अब निकलने का कोई मतलब नहीं है। ठीक। एक और शेयर बैंकों का कुछ कह रहे हैं शायद एक इम्पोर्टेंट पीएनबी। अपडेट है। हाँ Okay. जी मैम, जी संक्षेप में। ठीक है, नहीं डिस्कस कर लेते, कोई बात नहीं, अर्जेंट नहीं है। नहीं बता दीजिए जल्दी जी। राइट, तो डी मार्ट 27 मार्च को ट्रेड दिया गया था आप सभी को जी। 3,900 पर और 3,925 की इस रेंज में। 4,200 का पहला टारगेट था। आज आप चार्ट देखें उठा करके 4,265 का हाई अभी बन चुका है। तो आपको ठीक। 27 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में 10% लगभग ये प्रॉफिट है। इसको रेस्पेक्ट करना चाहें तो कर लीजिए, बाकी इन्वेस्टर बन के इसको भुनाना है तो थोड़े दिन और वेट कर सकते हो। 4,500 का भी टारगेट मैंने दिया है जो लाइकली है आ जाएगा। बाकी 10% 5 दिन में बुरा नहीं होता, चाहो तो बुक कर लो, टारगेट के ऊपर ही है अभी। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए पीएनबी पे बात कर लेते हैं अमित सर से। इस बीच हमारे दर्शक की टिप्पणी आई है, विपुल सर जे बात रचित सर आज येलो टाई लगा करके आए हुए हैं और बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं, फेस पर गजब की उदासी दिखाई दे रही है, उनको एक बार इनवाइट करें। अच्छा चैनल आप ये देख रहे हैं, फिर आप ये भी देख रहे हैं वो कहाँ बैठे हैं, कितने उदास हैं, अद्भुत मतलब जो है रस ले रहे हैं लोग। अमित सर जरा आप पीएनबी देखिए ना सर। विपुल जी पीएनबी देखिए अभी 102 रुपए 104 रुपए के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें डिप में बाय करने की। करीब करीब पहला इसमें इन्वेस्टिंग किया जा सकता है 88 के लेवल पर, दूसरा 81 के लेवल पे। इन स्तरों पे मिलता है तो जरूर एंट्री करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस पे अवॉइड करना है जब तक 116 रुपए के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता। 116 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तब एक बुलिश मोमेंटम पकड़ सकता है 140 150 रुपए के लिए। तो 116 के बाद ही फ्रेश तेजी कर रही है, वरना डिप में बाय करने की कोशिश करिए 88 और 82 के आसपास। जय बात यहाँ पर जो है निकल के आई है पीएनबी को लेकर के। अगली कंपनी पावर में कुछ एक और डिस्कस कर लेते हैं। एनएचपीसी पे लगातार हमारी बातचीत चल रही है। मैम एक बार फिर से देखिएगा एनएचपीसी को 2.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि आप अब जो आपका व्यू है पावर को थोड़ा सा आप अब निगेटिव हुई हैं, क्या वो कंटिन्यू है या आज की रैली के बाद चूंकि संकेत पॉजिटिव लग रहे हैं स्टैंड बदलेंगी थोड़ा सा? अभी नहीं, 2-3 दिन में फिर भी रुकूंगी। और रही बात एनएचपीसी जो बहुत ही मोनोपोलिक स्टॉक है, उनमें आप धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करते रहिए जब तक कि आपके स्टॉप लॉसेस जो दिए हुए हैं वो बचे हुए हैं। ओवरऑल न्यू बाइंग की सलाह मेरी नहीं है कि अगर आपके पास में कोई ऐसा स्टॉक है जिनमें प्रॉफिट था, जैसे कि प्रॉफिट वाले स्टॉक्स में कुछ आप टाटा पावर वगैरह के नाम जोड़ सकते, मतलब अभी डिटेल में नहीं जा रहे, एनएचपीसी पे स्पेसिफिकली आती हूँ वापस। तो आपका स्टॉप लॉस अभी बरकरार है, 70 रुपए का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, पोजीशन कैरी कर सकते हैं। नई पोजीशन बनाने के लिए 2 हफ्ते का समय दीजिए। चलिए राय यहाँ पर लेना चाहेंगे अंशुल सर की संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल को लेकर के 3-3.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। अगर ऑटो इंडस्ट्रीज में तेजी आती है तो क्या भविष्य इसका दिखाई दे रहा है? चार्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं अंशुल सर? सर बाउंस बैक बन सकता है। बाउंस बैक में 10 डे मूविंग एवरेज 111, 20 डे मूविंग एवरेज 114 और थोड़ा स्ट्रेच करता है तो 50 डे मूविंग एवरेज 117, यहाँ तक की अपसाइड आपको मिल सकती है।
बट ओवरऑल स्टॉक में भी स्ट्रेंथ नहीं है। मंथली चार्ट पे नेगेटिव कैंडल की फॉर्मेशन है। जब तक वो नेगेट नहीं होती और वो नेगेट 126 के ऊपर होगी तब तक मैं अवॉइड के मोड में रहूंगा। सेलॉन रैलीज रहेगा, लेकिन सेलॉन रैली के लिए जो रैली आनी है वो 117 118 की जोन तक आ सकती है। ठीक। अगली कंपनी जो है वो इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई सर, अशोक एक लेलैंड। स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है बताइए सर, एनवायरो बताइए। इंफ्रा, कौन 162 सा सर? रुपए के आसपास। एनवायरो इंफ्रा, EIEL। हाँ ठीक है। हाँ, इसको बाई करके चल सकते हैं। 155 का स्टॉप लॉस रहेगा, 168.50 का पहला टारगेट रहेगा, 168.40 का पहला टारगेट रहेगा और 175 का दूसरा टारगेट रहेगा। ठीक। तो इन्वालो इंफ्रा पे जो है यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। अभी जो यहाँ पर भाव देखने को मिल रहा है वो 162 रुपये 30 पैसे का है और यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो दिए जा रहे हैं आपको इन्वायरो इंफ्रा पे वो है 168 रुपये 40 पैसे का पहला टारगेट, 175 रुपये का दूसरा टारगेट। ये दो टारगेट निकल के आ रहे हैं। ये सर कितने दिन के टारगेट दे रहे हैं सर आप? अच्छा, 2 से 3 दिन लगना चाहिए। 2 से 3 दिन के लिए, ठीक है। हाँ, मतलब थोड़ी सी क्लैरिटी स्पष्टता आ जाती है लोगों को। कई बार लोग बाद में कहते हैं कि सर एक बार पूछ लिया कीजिए। तो यहाँ पे 2-3 दिन के लिए जो है यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 15.5% से ज़्यादा की मजबूती इन्वायरो इंफ्रा के अंदर। लेकिन यहाँ पर मानना ये है अंशुल जी का कि और ज़्यादा तेज़ी बढ़ती हुई यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 6 रुपये ऊपर के टारगेट के लिए पहला टारगेट है और उसके बाद 13 रुपये ऊपर दूसरा टारगेट है। करीब 13 रुपये ऊपर, 12-13 रुपये ऊपर 175 दूसरा टारगेट यहाँ पर निकल के आया है। 168.40, 175 के टारगेट। स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पर 155, 155 रुपये का स्टॉप लॉस दिया गया है, इसका भी रखें ध्यान। तो अब जो है करीब 16% के आसपास की मजबूती इन्वायरो इंफ्रा के अंदर देखने को मिल रही है और ये भी मतलब 200 रुपये से सस्ते शेयर में शामिल है। तो देखिए छोटे शेयरों में ये भी आप इस पर भी नज़र रख सकते हैं। अब 16.25% हो गया है, 163 रुपये 9 पैसे का भाव। तो तेज़ी बढ़ रही है। 168.40 पहला, 175 दूसरा। जैसे जैसे टारगेट अचीव होते जाए वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा मुनाफा अपना जो मिलता जाए वो उसको आप लोग बुक करते रहें। इसी स्ट्रेटजी के साथ आगे जो है आगे बढ़ते रहिए। चलिए, संवर्धना इंटरनेशनल को लेकर के हो गई बातचीत। अब बढ़ते हैं आगे और अगले शेयर पे बातचीत करते हैं। और ये शेयर जो है अशोक लेलैंड पे सवाल था। हाँ, अशोक लेलैंड पे सर जरा बताइए क्या व्यू है अमित सर आपका? यस सर। अशोक लेलैंड सर। यस, अशोक लीलैंड सर अभी बाउंस बैक दिया था अच्छा खासा इसने, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है। करीब 161.50 का हाई लगाकर अभी 155 रुपए के आसपास आ चुका है। तो मुझे लगता है कि अभी इसमें और गिरावट बाकी है 148 रुपए के आसपास आराम से गिर सकता है। करंट मार्केट प्राइस में अवॉइड करिए। 148 और 137 रुपए तक भी गिर सकता है विपुल जी। इसकी बढ़िया वाली तेजी 162 रुपए के बाद ही उम्मीद बनती है निकलने की, 175 रुपए तक के लिए। तो 160 के ऊपर बाय, वरना वेट करिए 148 रुपए के आसपास और 138 रुपए के आसपास बाय बिल्डअप कर सकते हैं। इस महीने के टारगेट 174 रुपए के लगते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर अशोक लेलैंड पे निकल के आई है। और अब बात कर लेते हैं वोडाफोन। जी हाँ, वोडाफोन में अभी क्या करना चाहिए एक बार फिर से। मैम, कल बातचीत हो रही थी आपसे और आज एक अच्छा बाउंस बैक है 2-3% ऊपर। क्या ये अभी अवॉइड लिस्ट में ही है या आज की इस रैली के बाद क्या सलाह रहेगी आपकी? और वोडा के साथ मैं चाहूंगा आप 2 ले लीजिए, एनटीपीसी ग्रीन भी ले लीजिएगा जी। एनटीपीसी ग्रीन इज अ फेवरेट, मतलब आई कंसिडर इट एज माय वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। बिजनेस मॉडल पसंद है। तो पहले वोडाफोन की बात कर रही हूँ। वोडाफोन में मेरा नजरिया बिल्कुल भी अभी तक नहीं बदला है और जल्दी मेरे नजरिए बदलते भी नहीं है। तो फिलहाल के लिए कोई फर्दर पुख्ता डेवलपमेंट हो तो इस पे कुछ बात करें। बाकी फिलहाल अभी मैं वेट कर रही हूँ कि मार्च वाला जो ये क्वार्टर है, ये फाइनेंशियल ईयर का पूरा बैलेंस शीट आ जाए अपने सामने, तो देखेंगे कि कुछ नया इन्होंने कुछ एज सच किया है क्या, तो उसके बेस पर देखेंगे। बट फिलहाल के लिए 8 से 7 रुपए वाली जो रेंज है वो आनी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पुट्स खरीद ले, वो मत करना। लेकिन फिलहाल 8 से 7 रुपए की रेंज की तरफ ये ट्रेवल कर रहा है। एनी काइंड ऑफ कॉल इज अवॉइडेड फ्रॉम माई साइड और मैं अभी इसमें कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। ठीक। हाँ, दूसरा एनटीपीसी ग्रीन करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? आज काफी शानदार जो है मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको आप कंसीडर कर सकते हैं विपुल जी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने बोला था 90-92 रुपए के पास में आएगा, वहां खरीद लेना। कल आया था।
कल के सेशन में। अब कोई खरीदे नहीं खरीदे आई डोंट नो, बट भाव तो आया। अब उस भाव को आपको एनकैश करना चाहिए था, तो वहां से मेरे हिसाब से एंट्री ट्रिगर्ड हो चुकी है। री एंट्री जो बात की थी वो भी ट्रिगर्ड हो चुकी है ना, होल्ड योर पोजीशंस। और रही बात कि बाय चांस आप मिस कर चुके हैं तो 90 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए ताकि लॉस ज्यादा ना हो। इट्स लाइक 8% का लॉस आपको हो सकता है करंट प्राइस पे जब आप एंट्री बना रहे हैं, तो 90 रुपए का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस पर रखो, फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप जो टारगेट है अपसाइड के लिए वो कम से कम 107 रुपए का है, 107। और आज हम दोबारा जब इसकी बात करें तो 1 अप्रैल 2026 में हम ये बातें कर रहे हैं, तो दोबारा आप 97 के पास में एंट्री बनाओ अगर 92 की मिस कर चुके हो तो। बाकी जो टारगेट्स हैं 107 और 120, ये दो टारगेट्स है जो कि आ जाएंगे। आराम से पोजीशन होल्ड करना, उतना ही रखो उतना ही बाय करो जितना की संभाल सको। चलिए ठीक, ये बात हो गई एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के। सर आपके लिए भी दो शेयर हैं, मीशो और सेल, दोनों अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियां। 3% ऊपर मीशो, सेल में आज अच्छा मोमेंटम है। और क्या अभी भी यहाँ पर नई खरीदारी की गुंजाइश है क्या सेल के अंदर, और मीशो में इस तेजी में क्या करना चाहिए? अंशुल सर। सर सेल में थोड़ा सा अपसाइड एक्सटेंशन मिल सकता है 161 163 की जोन तक। वहां तक के लिए अगर बाई करना है तो कर सकते हैं। बहुत अच्छा बाई नहीं है लेकिन हल्का फुल्का स्ट्रक्चर पे बाई है 161 163 तक के लिए। मीशो में अभी कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है, आईपीओ लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। मीशो में 5वें दिन जब आईपीओ का जो ट्रेडिंग सेटअप है उसका स्टॉप लॉस 206 पे कटा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 206 पे कटा है, प्रॉफिट बुक हुआ है। उसके बाद से कोई बाइंग सेटअप नहीं बना है। 155 क्रॉस होता है तो बाइंग सेटअप बनेगा, तो अभी अवॉइड मोड में रहेगा। 155 निकलता है तो फिर बाइंग ट्राई करना चाहिए। ठीक, तो सेल में 4-5-6 रुपए के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तेजी की उम्मीद तो नहीं, पर 5-6 रुपए के अप मूव के लिए आप अगर है तो होल्ड करें, और यार नहीं है तो आप ले सकते हैं। मीशो पे अभी अवॉइड करें। अमित सर आपके लिए जो दो शेयर निकाले गए हैं, एक तो है टाटा स्टील, आज मेटल में अच्छा मोमेंटम, सेल के बाद जरा देखिए टाटा स्टील में क्या करें, ये भी 200 के नीचे ही चल रहा है। और दूसरा जो है हमारी ओएमसीज पे व्यू आपका आईओसी पे क्या रहेगा, ये दो शेयर लेवल्स आपके हवाले। विपुल जी, टाटा स्टील सेटअप तो ठीक ठाक लग रहा है मंथली चार्ट में, लेकिन बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं लग रहे हैं कि 207 रुपए तक बढ़ सकता है। ये लोअर साइड में 172 रुपए तक टूट भी सकता है। अब ये डिसाइड कब होगा, 190 रुपए के नीचे ट्रेड कराता है तो लोअर लेवल की एक्सपेक्टेशन बनेगी, और 210 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग का भी मिलती है तो ऊपर की एक्सपेक्टेशन 230 रुपए तक की बनेगी। करंट मार्केट प्राइस में अगर कोई भी सौदा उठाते हैं तो वो स्पेकुलेशन की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि दिमाग और दिल एक जगह पे नहीं है। जब तक दिल और दिमाग एक जगह पे नहीं रहता है तब तक कोई भी काम हम कर लें वो स्पेकुलेशन होता है। बेटर वेट करते हैं, 190 रुपए के नीचे की स्टेबिलिटी आती है या फिर 210 रुपए के ऊपर की स्टेबिलिटी आती है तब बढ़िया व्यू बनाएंगे। इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा स्टॉक है। लोअर साइड में 185 रुपए के आसपास कभी मिले तो लेना चाहिए। 170 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से 230 रुपए के पोटेंशियल टारगेट होंगे। चलिए ये बात है यहाँ पर। और इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं ग्रो। ग्रो पे आपका व्यू जानना चाहेंगे अंबाला मैम। अभी क्या अवॉइड लिस्ट में है या कोशिश करनी चाहिए? 156 के आसपास 4.25% ऊपर, कैसे देख रही हैं आप ग्रो को? और आ चुके एक पॉजिटिव खबर भी आई है, हम चाहे तो जरा कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए शेयरों को लेकर के एक अपडेट भी यहाँ पर निकल के आई है, राहत दी गई है यहाँ पर कुछ, और उस पर जो है हाँ, तो मैम कैसे देख रही हैं आप ग्रो को? अभी कैपिटल मार्केट पे जो है आरबीआई ने ब्रोकर्स को 3 महीने की राहत दी है। 1 जुलाई 2026 से अब नए नियम जारी होंगे। 50% मार्जिन पर बैंक गारंटी जारी रहेगी। क्या व्यू है आपका? तो ये रिलीफ है बट पूरी रियायत तो नहीं है। तो रही बात, इसमें मेरा व्यू अभी भी इंटैक्टेड है विपुल जी। मैं अभी इसमें कोई बाय या कॉल नहीं हूं, मेरा कोई नजरिया फिलहाल इस पर नहीं है। मैं इसको 120 130 के पास में मिले तो ठीक है, अदरवाइज इससे पहले या फिर इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, डेटा जो आता है, एक बार वो आ जाए तो उसके साथ मुझे इसको स्टडी करना है कि क्या हम इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं या फिर कोई ट्रेड के हिसाब से कोई भाव मिले। मोस्ट लाइकली 120-30 आएगा तब हम इसमें दोबारा कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ इट्स अभी मेरे रडार पर ये सिर्फ वेट एंड वॉच वाली है जब तक इसका डेटा नहीं आ जाता है, ना वेटिंग फॉर दैट। तो व्यू वही है, 120-30 पर फ्रेश बाय कर सकते हैं। अगर आज भी आ जाए तो ठीक है, कल आ जाए तो भी ठीक है, बिफोर दैट या फिर डेटा आ जाए तो जो भी है उसके हिसाब से फिर व्यू बनाएंगे। अभी अवॉइड लिस्ट पर है।
अभी अवॉइड लिस्ट पे है। अंशुल सर, आपका व्यू क्या है इसको लेकर के? क्या आप भी अवॉइड लिस्ट पे रखेंगे या आज की इस तेजी में जो है खरीदारी की सलाह देंगे? इस बीच 3000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ लाइव पे जुड़े हुए हैं, तो सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। और आप सभी से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट रहती है, जितना ज़्यादा हो सके बाकी लोगों तक भी कार्यक्रम को पहुँचाइए। फेसबुक, ट्विटर पे जो है लिंक को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, दोस्तों यारों के साथ शेयर करें। अंशुल सर। सर ग्रो की बात हो रही है? जी सर, ग्रो की सर। सर ग्रो पे तो मैं हमेशा नेगेटिव रहा हूँ। 179 का जब फील्ड ब्रेकआउट बना है तब से 157, 142 ये दो टारगेट हम डिस्कस करते आ रहे हैं। 157 के नीचे कल क्लोज किया था, आज गैप अप पे वहीं रिजेक्ट हो रहा है। सर पे 10, 20, 50 मूविंग एवरेज और वीकली पे 10 वीक मूविंग एवरेज खड़ा हुआ है। धीरे धीरे करके आपको 142 रुपए मिलेगा और 142 टूटने के बाद आईपीओ लो 112 रुपए तक आते हुए दिखेगा। 1, 2, 3, 4, 5 छठवें दिन जाके जब आईपीओ का जो सेटअप होता है उसका लो कटा था 179.50, तब से हम बेरिश हैं कि स्टॉक में जब तक नया आईपीओ बेस नहीं बनता है अवॉइड करके चलेंगे। और 179 का जब सेकंड फील्ड ब्रेकआउट बना तब से हम बेरिश हैं। चलिए ठीक है सर, एक सवाल आपके लिए आया था, मैंने मिस कर दिया। एक सवाल का उत्तर दे दीजिए, क्योंकि अब आपके जाने का भी वक्त तो हो रहा है, चला गया लग रहा है। वो उन्होंने धनराशि भेजी थी और कहा था कि अंशुल जी से पूछ लीजिए। अब वो मेरी गलती कि शायद वो मुझसे मिस हो गया। मैं आता हूँ, 1 सेकंड मुझे दे दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ अगर वो सवाल मिल आप जाए 5 तो मिनट ले मैं लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। धनराशि भेजी है तो जवाब देना तो बनता ही है। चलिए ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो एक अगला सवाल तब तक मैं अमित सर से ले लेता हूँ। अमित सर, ये बताइए कि अभी यस बैंक को लेकर के व्यू क्या है, या अवॉइड लिस्ट में डाल रहे हैं अभी यस बैंक को? क्या सलाह रहेगी अभी यस बैंक को लेकर के? सर एक आईओसी पे भी व्यू रह गया था, अगर बोलें तो उस पे दे दूं। हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब मिस नहीं करना। वो कई बार जब समय को देखते हुए ना, वो कई सर बार 126 रुपए के आसपास, 126 रुपए तक गिर सकता है जब तक 143 रुपए के ऊपर नहीं निकलता, नई तेजी बिल्टअप नहीं होगी। लगता है 150 रुपए तक की बीक वाली तो कर नहीं सकते, वेट ही करना चाहिए। 126 रुपए के आसपास मिले तब बाइंग कर सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस में अवॉइड करना है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। यस और बैंक, इस जी सर, हाँ सर यस बताइए बैंक, सर। यस बैंक, यस बैंक में भी कोई बहुत बड़े पोटेंशियल नहीं है। जब तक 18 रुपए 20 पैसे के ऊपर नहीं जाता तब तक फ्रेश बाइंग का मोमेंटम ट्रिगर हो जाए इसकी उम्मीद कम है। आने वाले टाइम पर 16 रुपए 60 पैसे तक गिर सकता है। ये बात यस बैंक को लेकर के निकल के आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम, चूंकि जो इस थीम की बात कर रहे थे, इस पर आज काफ़ी लोगों की नज़रें हैं। एंजल वन वगैरह पे देखिए, हालांकि ये थोड़ा सा लिस्ट में हमारे उसमें शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी एंजल वन पे अभी आपका व्यू क्या रहेगा? 239, 5.5% ऊपर हो चुका है, क्या व्यू रहेगा आपका? एंजल वन से ज्यादा अच्छा शेयर इंडिया है, और मैंने 25 मार्च को इसमें अपने लोगों को, अपने मेंबर्स को 25 मार्च को 120 के भाव 125-120 की रेंज में एंट्री कराई है। और ये सारी चीजें लग रही थी कि कुछ ना कुछ मार्केट में डेवलपमेंट होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से वो रूल फॉलो होने वाला था। तो उसके बाद पहले बदलाव आ गया, सो दैट्स अ रिलीफ फॉर नाउ। एंजल वन से बेहतर, मैंने जैसे भी बोला, शेयर इंडिया है। तो फिर भी जो लोग इसमें हैं तो वो क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने स्टॉप लॉस को, अगर चाहें, आप हैं ऑलरेडी, तो 225 रुपए का अभी चला है 239 पर 225 का एसएल मेंटेन करके कोई पोजीशन आपकी है तो कैरी करो, अदरवाइज बनाओ मत। बनाने के लिए थोड़ा सा बेहतर प्राइस मुझे नहीं लग रहा है, इन माय ओपिनियन। थोड़ा सा और अच्छा भाव अगर मिल जाए तो बेहतर होता, और वो बेहतर भाव मेरे ख्याल से 230 का तो कम से कम बनता ही है, जो कि करंट प्राइस से 3% और डिस्काउंट है, क्योंकि हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, ना कि इन्वेस्टमेंट। तो रही बात यहाँ पर जो टारगेट है, जब तक आपका 225 का स्टॉप लॉस बचा हुआ है और आप पहले से पोजीशनड हैं, तो आपके लिए टारगेट है यहाँ पर 250 और 265 का। लेकिन फ्रेश लॉन्ग बनाने के लिए 230 का वेट करना चाहिए, वहां से रिस्क छोटा होगा, रिवॉर्ड बेहतर होगा। ठीक। अगला प्रश्न सर, जो उन्होंने एक 3-4 सवाल जो उन्होंने भेजे थे, उनमें से एक अमर राजा बैटरीज को लेकर के था। लेवल ध्यान में नहीं है अभी, सवाल मैंने मंगाए हैं, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन अमर राजा बैटरीज को लेकर के काफ़ी लंबे समय से लोगों के सवाल आ रहे हैं। एक साइड हुआ अमर राजा बैटरी, इस थीम पर बातचीत बहुत हुई, पर ये शेयर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए सर। अभी क्या करना चाहिए आज की इस तेजी में? जिनके पास है, क्या सलाह देंगे आप? सर मेरे लिए सवाल? जी सर, आपके लिए सर। जो धनराशि सर, आपको अमर राजा बैटरी मेरे को याद है जब से बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है 1552 पे, तब से हम सेल की सलाह ही दे रहे हैं। नीचे 837 पहला टारगेट था, 783 दूसरा था, आखिरी जो बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट था हमारा 665 रुपए था।
करंट वीक में लो 670 रुपए का बना है, तो ऑलमोस्ट टेस्टेड है। बाउंस बैक जरूर बन सकता है, लेकिन ट्रेंड में कोई भी रिवर्सल नहीं है। अगले डाउन साइड में टारगेट रिवाइज करूंगा। पोस्ट ऑफ बाउंस बैक आपको नीचे में कहीं भी 584 580 की जोन तक आते हुए दिखेगा, तो एक बाउंस बैक जरूर मिल सकता है 755 780 की जोन में, बट बेचना ही चाहिए। नीचे में 580 रुपए तक के टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। प्रिसाइज टारगेट रहेगा 583 रुपए 55 पैसा, जो कि स्विंग लो है आपका अक्टूबर 2023। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अच्छा, जाने से पहले सर जरा ये बताइए, मैं 5-7 जो भी हमने अब तक स्टॉक्स के नाम डिस्कस किए, आप तीनों से ये पूछेंगे, इस सेगमेंट को वाइंड अप कर रहे हैं, अगले सेगमेंट पे देरी नहीं करनी है। इनमें से आपके अपने अपने पसंदीदा शेयर कौन से हैं? नाम मैं बता देता हूँ सब सारे। सुजलॉन, GPIL, अदानी पावर, कैनरा बैंक, PNB, NHPC, संवर्धना इंटरनेशनल, अशोक लेलैंड, वोडाफोन, NTPC ग्रीन, सेल, टाटा स्टील, IOC, ग्रो, यस बैंक, एंजल वन, और कोई भी नहीं है तो अवॉइड लिस्ट में एक इन्वायरो इंफ्रा भी है। हाँ, इन्वायरो इंफ्रा। अंबाला मैम, आपसे शुरू करना चाहेंगे? थैंक यू, मुझे चूज करने का मौका मिल जाएगा। जी। तो मुझे GPIL, सेल, आज की प्राइस की बात कर रही हूँ जो आज खरीदने लायक लगते हैं। हाँ, बिल्कुल, GPIL, बिल्कुल मैम, सेल बिल्कुल। और NHPC, हाँ। ये 3 ऐसे स्टॉक्स है विच आर वेरी गुड एट टुडेज प्राइस ऑल्सो, बट विद द व्यू कि कम से कम 1-1.5 साल आपको होल्ड करके चलना है। ये क्लैरिटी, ये जो क्लैरिटी है ये हमेशा रखना। चल, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगली कंपनी सर, अगला व्यू आपका, इनमें से कोई ऐसा है जो आपको अच्छा लग रहा हो? सुजलॉन, GPIL, अदानी पावर, कैनरा बैंक, PNB, NHPC, संवर्धना, अशोक लेलैंड, वोडाफोन, NTPC ग्रीन, सेल, टाटा स्टील, IOC, ग्रो, यस बैंक, एंजल वन, इन्वायरो इंफ्रा और GPIL। जी अंशु सर। टाटा स्टील और एनवायरो इंफ्रा, ये दो चीज मेरे को ठीक लग रही है। टाटा स्टील सेटअप ठीक है, मगर जैसा जैन साहब ने कहा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए, क्योंकि आज ओपन हाई के साथ खुला है, बट इवेंचुअली अगर आज का हाई क्रॉस होता है तो आज ही बाई कर सकते हैं, नहीं होता है तो 1-2 दिन रुक के बाई कर सकते हैं। बट टाटा स्टील बेहतरीन लग रहा है। 216 और उसके बाद 224 240 तीनों लेवल आपको मिल जाएंगे। एनवायरो इंफ्रा तो ऑलरेडी डिस्क्लेमर अभी बाई दिया ही हुआ है, ठीक लग रहा है, इसको देख सकते हैं। तो ये दो स्टॉक ठीक लग रहा है। चलिए, अमित सर, आपका व्यू? सर शॉर्ट टर्म की दृष्टिकोण से सब अवॉइड है अभी। अच्छा, सब अवॉइड है, ठीक। चलिए, तो ये बात यहाँ पर हुई है। इन छोटे शेयरों को हम कोशिश करेंगे 11:30 बजे जो है, जो 200 रुपये से सस्ते शेयर हैं उनको हम 11:30 बजे अपलोड कर लें अपने दर्शकों के लिए। अंशुल सर, अभी आप रुक सकते हैं या फिर धन्यवाद करना होगा सर आपको? सर निकलना होगा मेरे को। चलिए, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। डिस्क्लेमर दे दूं सर, जो भी स्टॉक हाँ, डिस्क्लोजर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। जो सलाह आपको दी है वही सभी को दी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण दिन जो है अपना समय देने के लिए। अच्छा, जाते जाते सर कैंप्स को लेकर के बता दिए, अभी ये आ गए हैं मनीष भारती जी ने धनराशि भेजी थी, ये सवाल इन्होंने भेजने में थोड़ा लेट कर दिया, कई सारे सवाल हैं, हमारा आज बात हो गई। कैंप्स में बता दीजिए, 760 की इनकी बाइंग है, 200 शेयर जाते जाते। सर देखिए, कैंप्स में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 949 पे, वहां से 659 का पहला टारगेट था जो अचीव हो गया। वही लेवल रीटेस्ट हो रहा है, थोड़ा सा अपमूव आपको 50 डे मूविंग एवरेज 680 तक मिल सकता है। बट बाइंग क्लाइमेक्स का अगला टारगेट 599, 526 और 474 तीनों ओपन है। तो इवेंचुअली आज नहीं, 2-4-6 महीना लगा के बट 474 रुपए आते हुए दिख रहा है, तो कैंप्स नीचे लग रहा है। चलिए, ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो अब इस सेगमेंट को यहाँ पर हम रोक रहे हैं और अब अगले सेगमेंट की तैयारी करें। एक टिप्पणी ले लेते हैं और उसके कोई भी एक टिप्पणी दर्शकों की तरफ से। रिको ऑटो पे ले लेते हैं गुंजन तिवारी जी का सवाल। अमित सर, आप ही बता दीजिए, रिको ऑटो पे आपका व्यू क्या है इस समय? 117 पे 200 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, अभी आप क्या सलाह देंगे, होल्ड करें या नहीं, ये कह रहे हैं कि ये बता दीजिए। सर रिको ऑटो? जी, रिको ऑटो, RICO। नहीं सर, मेरे को मिल नहीं रहा है ये, मैडम। चलिए, हमारा मैम आप एक बार देख लेंगी। हाँ जी, 106 पर चल रहा है अभी, और इनकी बाइंग वगैरह कुछ बताया इन्होंने? ऐसा कुछ नहीं है, राइट? नहीं बताया इन्होंने बताया है रिको ऑटो 117 में 200 शेयर लिए हुए हैं। ठीक है, तो आप देखिए, सबसे पहले तो आप ऑनेस्टली एक स्टॉप लॉस फॉलो कर लीजिए, जो कि कल इस महीने मार्च का लो है, और वो आता है 100 रुपए के पास में। उसके नीचे स्टॉक को होल्ड करने की जरूरत नहीं है। रही बात कि अगर 100 का भाव ये सस्टेन हो जाता है, या फिर ऐसे समझ ले कि अगर ये 114 के ऊपर यानी 114 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो आपको ना सिर्फ आपका एग्जिट बल्कि प्रॉफिट भी दिख जाएगा। तो
मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि आपका 114 के ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए, तो थोड़े दिन आप रुकिए, इसमें वेट एंड वॉच करिए। और अगर 114 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो आप अपनी पोजीशन को एज इट इज होल्ड करिए 125 के कम से कम टारगेट के लिए, वो आपके लिए पॉसिबिलिटीज बनती है। स्टॉप लॉस 100 का मेंटेन करके चलिएगा। चलिए ये बात यहाँ पर, हाँ हाँ जी मैम। अर्जेंट शो वैसे मतलब दूसरे सेक्टर पर नहीं जा रहे ना हम लोग अभी, दूसरे शो पर पड़ाव हाँ पर, दूसरे sorry। सेगमेंट पे, हाँ बताइए जी जी बताइए। ठीक है, तो ल्यूपिन पिछले सेशन में 30 मार्च को मतलब हमने ल्यूपिन डिस्कस जी। किया था कि ल्यूपिन में बेच के जाना है, और वो टारगेट हो गया है 2285 का। मुझे भी लगा था मतलब थोड़े से स्टॉप लॉस बच गया, थैंक गॉड बच गया तो बच गया। जी तो अभी 2285 का जो टारगेट दिया था ल्यूपिन में, इट गॉट हिट। आप चाहे तो अपने प्रॉफिट को यहाँ पर बिल्कुल चाहे तो बुक कर सकते हैं, जो टारगेट आप लोगों को दिया गया था वो आ गया अभी। चलिए ये बात यहाँ पर अपडेट यहाँ पर निकल करके आया है, ल्यूपिन को लेकर के 100% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए अब समय हो गया है हमारे अगले सेगमेंट का, और इस सेगमेंट में हम प्रयास ये करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके थोड़ा सा एक तो डिफेंस कवर कर लें, बहुत सवाल हैं आज भर भर के, थोड़ा सा कैपिटल मार्केट को लेकर के बातचीत कर लेते हैं। तो जो महत्वपूर्ण शेयर जो कि आज के ट्रेंड में है, छूट गए हैं हमसे, उन पे कवर करते हैं। फटाफट बातचीत को शुरू करते हैं और आगाज़ करेंगे अमित सर बीएससी के साथ। बीएससी पे दोनों लोगों का व्यू जानना चाहेंगे। अमित सर पहले आप बताइए बीएससी कैसा लग रहा है आपको? बीएससी लिमिटेड, बीएससी लिमिटेड जी सर अच्छा लग रहा है। 2852 पे अच्छा लग रहा है स्टॉक। इसमें लॉन्ग टर्म व्यू तो मैंने पहले भी बहुत बार दिए हैं कि भाई ये चलेगा तो करीब करीब 3600 रुपए तक चल सकता है, लेकिन इसके लिए वेट करना पड़ेगा थोड़ा। ये एक्यूमुलेशन पैटर्न पे जा रहा है। मिनिमम मुझे लगता है 3 से 6 महीना एक्यूमुलेट करेगा ये विपुल जी। 2400 रुपए के नीचे गिरता हुआ मंदा कम लगता है। 2400 रुपए तक यानी एक्यूमुलेशन जोन बता रहा हूँ, 2750, 2600 और 2500 रुपए, ये 3 स्टेप में इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओवरऑल लंबी अवधि के लिए 3500 से 3600 रुपए का रेट आता हुआ दिख सकता है। चलिए मैम एक बार जरा बीएससी पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। और बीएससी मैं ट्रेड भी करती हूँ, इसको इन्वेस्टमेंट भी करती हूँ, BSC लेकिन ठीक है, मैं आपको आपको हाँ हाँ स्टॉक बढ़िया है, चलिए लॉन्ग टर्म में आप रखने लायक है। ठीक, सीडीएसएल देख लीजिए मैम आप। हाँ जी और सर आप एमसीएक्स देख लीजिएगा तब तक आप मैम ठीक। सीडीएसएल। तो सीडीएसएल में तो बढ़िया डिस्काउंट आ ही चुका है अभी, और मुझे ये अब सिंपल व्यू सिर्फ इतना ही है कि आज अगर आपके पास में 100 रुपए सीडीएसएल में लगाने के लिए, मतलब एक स्टॉक स्पेसिफिक, तो उसका 60 रुपए लगाया जा सकता है आज के भाव पर। बढ़िया भाव है, बढ़िया डिस्काउंट है, थोड़ा सा बचा के रखना। 2 कंडीशंस, या तो ये 1050 पर मिले तो 40 रुपए जो बचे हुए हैं वहां पे पूरा कर लीजिए, और या फिर जब ये दोबारा 1250 के ऊपर निकल जाए तब वहां पर प्रॉफिट पिरामिडिंग कर लीजिएगा, और स्टॉप लॉस उस कंडीशन में रखिएगा आपका 1100 का। तो ये बहुत ही क्लियर व्यू है। तो यहाँ पर इस तरह से सीडीएसएल में एक पैसा बनाया जा सकता है, ट्रेड करने से बचिएगा। दूसरी चीज ये कि जो मैंने ये 40 और 60 का ये जो रेशियो दिया है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसीडर कर लो। मुझे स्टॉक पसंद है इसलिए मैंने ये सलाह आपको दे दी, बाकी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक, ये बात सीडीएसएल को लेकर एमसीएक्स पे बातचीत कर लेते हैं। सर बताइए एमसीएक्स को लेकर के अभी क्या करना चाहिए? विपुल जी एमसीएक्स भी स्टॉक अच्छा है ओवरऑल। ये भी एक्यूमुलेशन जोन पे लगता है पूरा मार्केट। 2350 रुपए तक की गिरावट को एक्यूमुलेट करना चाहिए लॉन्गर टाइम फ्रेम पर, या फिर बीच शॉर्ट टू मीडियम टर्म, यानी कहने का मतलब 2 से 3 क्वार्टर में मुझे लगता है 2800 रुपए तक का रेट दिखा सकता है ये। तो इसको गिरते हुए मार्केट में एक्यूमुलेट करिए 2300 रुपए तक, 2350 तक, और फिर इसको 2800 रुपए तक होल्ड करिएगा। ओवरऑल 2180 का मंदा कम लगता है। ठीक, ये बात हो गई इसको लेकर के। और अब आते हैं जरा हमारे डिफेंस का शेयर ना छूट जाए, क्योंकि बहुत लोगों के आज भर भर के सवाल हैं। सबसे पहला शेयर जिस पर कि आज सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं वो है जीआरएससी। जीआरएससी पे लोगों ने काफ़ी सवाल किए हैं। अंबाला मैम जरा बताइए क्या करना चाहिए। जीआरएससी की आज की जो तेज़ी है करीब 18% के आसपास एक समय ऊपर था, अभी 17.25% ऊपर 2300 का लेवल क्रॉस किया है एक दिन में। काफ़ी दिनों बाद इस तरह की रैली जीआरएससी में देखने को मिली है। क्या व्यू आप ले रही हैं जीआरएससी को लेकर के? जिनके पास है उनके लिए क्या एग्जिट मौका है? जिनके पास नहीं है और जो खरीदना चाह रहे हैं, क्या अब ले सकते हैं डिफेंस स्टॉक? अभी तो थोड़ा सा एग्जिट है, ये आपको 15-20% बेहतर एग्जिट मिल रहा है। अगर आप हैं तो फिलहाल निकल जाइए। डिफेंस में और अच्छी एंट्रीज मिलेंगी विपुल जी, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, और मैं वो पेशेंस रखने की सलाह दूंगी। तो फिलहाल अगर आप हैं और आप शॉर्ट टर्म ट्रेड के मायने से थे तो ये एक एग्जिट है,
लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो रखिए पोजीशन 3-4 साल, 2-3 साल का कम से कम समय होना चाहिए आपके पास, तो पैसा बनेगा। ये जो सेगमेंट है, ये जो इंडस्ट्री है मजबूत है। यहाँ हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि हमको और बेहतर प्राइस एंट्रीज मिले। फिलहाल ट्रेडर्स के मायने से ये एक एग्जिट है, प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। चलिए, तो ट्रेडिंग के व्यू जिनका है वो चाहे तो मुनाफा बुक करें, जो लोग लंबी अवधि के लिए निवेशित हैं वो बने रहें। तो लंबी अवधि के लिए वाले जो है क्या अभी क्यों ना खरीदें, सस्ते भाव पे मिलने के लिए, इसलिए बस इसीलिए, और मिल जाएगा। थोड़ा सा आप रुकेंगे तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि भाव ये दोबारा नहीं आएगा। आप इंडेक्स को ट्रैक करिए, निफ्टी डिफेंस इंडेक्स को ट्रैक करिए, 7,000 के आसपास जिस दिन आए उस दिन अपनी पसंद के स्टॉक्स में एंट्री बना सकते हैं आप डिफेंस में। चलिए ठीक। अगली कंपनी लेकर के आते हैं जिसमें कि आज काफ़ी ज़्यादा लोगों के और भी सवाल हैं, वो है कोचिन शिपयार्ड। सर जरा कोचिन शिपयार्ड 12.5-13% ऊपर, इस समय 1344 का लेवल देखने को मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं सर? 1372 का हाई लगा है, पिछले 2-4 दिन के अंदर काफ़ी पेन देखने को मिला, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लोगों का हट भी गया था, लेकिन आज की इस रैली से वो कॉन्फिडेंस मुझे लगता है काफ़ी हद तक वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। कम से कम कमेंट तो लोगों के यही बता रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड पे अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? विपुल जी देखिए, लास्ट वीक का जो लो है वो बहुत टाइम पहले का हिस्टोरिकल सपोर्ट जोन भी रहता था, और लास्ट वीक का जो क्लोज आया था वो 1195 रुपए के आसपास आया था। 1300 प्लस के रेट दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जब तक 1190 रुपए के नीचे नहीं जाता है तब तक स्ट्रक्चर बढ़िया है। बाउंस बैक के तौर पे हम कम से कम 1500 प्लस यानी 1550 रुपए तक के भी रेट देख सकते हैं। हो सकता है यहाँ से 1500 और 1300 रुपए के बीच 1350 के बीच में एक्यूमुलेट करे लंबे समय के लिए, और फिर हम इसको 2500 रुपए तक का भी कैंडिडेट कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसको साल से 2 साल का टाइम लग सकता है। स्ट्रक्चर बढ़िया है। प्रीवियस वीक और प्रीवियस मंथ का जो लो है उसके लोएस्ट लेवल के स्टॉप लॉस से इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है इस पर कोचिन शिपयार्ड को लेकर के। अब जरा बात कर लेते हैं मझगांव को लेकर के। मझगांव में 10.25% की तेजी है। अच्छा, और भी जो लोग हैं, जो लोग अगर डिफेंस पे बात करना चाह रहे हैं तो अभी के समय ही अपने सवाल पूछ लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। बाकी 1 बजे थोड़ी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी जो है इस पर बातचीत हो सकती है। तो मझगांव 10.25% ऊपर, 2276 2277 का लेवल। अंबाला मैम कैसे देख रही हैं 10% की इस रैली को? मझगांव में क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपको? मझगांव है तो बनी रहिए, खरीदा नहीं है तो रुक जाइए। और सभी डिफेंस स्टॉक्स पर मेरा यही एक तर्क है, क्योंकि मैं डिफेंस IT सेक्टर को जब देख रही हूँ तो मैं वहां पर डिस्काउंट की पोटेंशियल को देख पा रही हूँ। तो थोड़ा सा अगर आप 2-4 दिन रुक जाएंगे, कुछ नहीं खराब होगा। मैं मतलब मान लेंगे तो अच्छी बात है। बाकी फिलहाल के लिए जो है वो हड़बड़ी में बेचने की जरूरत नहीं है, ये ठीक ठाक है। डिस्काउंट भी इसमें अच्छा खासा आया था। रही बात कि दोबारा खरीदने के लिए और बेहतर प्राइस क्या है, एक बार और ये हमको 2000-1900 के भाव पर मिलेगा और वही होगा इसका बेहतर प्राइस। तो जो लोग पहले मिस कर चुके हैं वो वेट कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ दोबारा एक्यूमुलेशन जोन का जो मौका मिलेगा, आना तो इसको 1800-1900 चाहिए विपुल जी। लेकिन अगर पूरे मार्केट के समीकरण मैक्रो फैक्टर अगर सुधर, जो बाहर से जो प्रेशर है, सीधी बात बिना घुमाते फिराते, वॉर की सिचुएशन अगर ठीक ठाक होने लगी कि लोग बोल दे कि हाँ वी आर गिविंग अप, हम यहाँ फर्दर एस्केलेशन नहीं कर रहे हैं, तो हमारी मार्केट अच्छी रिकवरी पर आ जाएंगे और सभी सेक्टर आएंगे, मतलब लाइन से। और ज्यादा चलने वाले सेक्टर में से डिफेंस, IT, कंजप्शन, ये कुछ ऐसे, और केमिकल्स, ये 4 ऐसे सेक्टर्स होंगे। बट फिलहाल के लिए 10-1 दिनों के लिए डिफेंस से मेरी दूरी है। वाह, चलिए ठीक है। ये तो मझगांव को लेकर हमारे दर्शक ने सवाल भेजा है मैम, और मझगांव पे उन्होंने सवाल भेजा है और उनके पास 2360 में है, तो जिनके पास है तो वो तो होल्ड कर सकते हैं ना अभी? होल्ड कर जाइए, लेकिन बार बार अगर आपका 10% पर मझगांव पर अगर आपका सवाल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत जल्दी इस स्टॉक की पोटेंशियल को नहीं समझ रहे, पहली बात तो, और आप इसके नेचर से भी वाकिफ नहीं हो पा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा 10-15% इन स्टॉक्स के लिए बहुत इजी थिंग है। आपको अगर इसमें पैसा बनाना है तो पकड़ के बैठने पड़ेंगे ये स्टॉक्स, क्योंकि अब ये हैं अच्छे डिस्काउंट्स पर, पहली बात। और डिस्काउंट आ सकता है, वो डिस्काउंट हो सकता है 15% का हो या 25% का हो मैक्स। लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो ये अच्छे डिस्काउंट पर ऑलरेडी है। आज का जो इन्वेस्टर है इन स्टॉक्स में, या फिर आप ऐसे समझे कि 3 महीने पहले वाला भी जो इन्वेस्टर है, इस साल वाला जो इन्वेस्टर फॉर दैट मैटर, उसको अगले 2-1 साल में बढ़िया पैसा बन जाएगा। लेकिन बनेगा तभी जब आप पकड़ के बैठेंगे स्टॉक्स को। चलिए,
राकेश शर्मा जी की टिप्पणी आई है बीएल को लेकर के। बीएल सर इस सेक्टर का हीरो रहा और तमाम गिरावट में उस तरीके का नेगेटिव रिटर्न नहीं रहा जैसा कि जीआरएससी वगैरह टूटे थे या बाकी शेयर टूटे थे। ये मेंटेन करके चला। आज 5.5%, 5.5% ऊपर 422, 423 का भाव देखने को मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं सर बीएल को, और जो लोग एंट्री लेना चाह रहे हैं क्या ये सही लेवल है या अवॉइड लिस्ट में आपकी है, क्या करना चाहेंगे अभी बीएल में? दो चीजें हैं विपुल जी। एक तो इसको बाइंग जोन जो बनता है वो 412 रुपए के आसपास का बनता है। 390 के नीचे जब तक नहीं जा रहा तब तक मिनिमम 438 रुपए, और पॉसिबली अगर 1-1.5 महीना होल्ड करें तो 450 रुपए तक के भी रेट दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस डिफाइन है, 390 रुपए के नीचे ट्रेड नहीं कराना चाहिए। अगर रिस्क लेना है तो करंट मार्केट प्राइस में भी ले सकते हैं, वरना थोड़ा निगोशिएट करना है तो 410 412 के आसपास एंट्री प्लान कर सकते हैं। टारगेट और ये स्टॉप लॉस सेम होगा। दूसरी एक चीज विपुल जी, एक चीज इस तरह के जब बाजार चलते हैं, जब बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं रहती और लोअर साइड में भी सपोर्ट डिफाइन होते हैं, तो इस टाइम पे कुछ कुछ स्टॉक अचानक से सेक्टर रोटेशन होता है स्टॉक में हमारे मार्केट में, तब कुछ कुछ स्टॉक अचानक से 10% 15% ऐसे रिटर्न दिखाने लगते हैं। उस पॉइंट को मिस मत करिए बेचने के लिए। जब आपको 10-15% का गेन मिलता है तो लावमाल करते रहिए। इस होप में मत रहिए कि यहां से जब मार्केट में रिवर्सल आएगा तब मेरा स्टॉक डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो बेटर ये है कि प्रॉफिट बुकिंग जोन तलाशते रहिए और प्री डिफाइंड रखिए अपने टारगेट्स को और स्टॉप लॉस को। बिल्कुल सर, बड़ी अच्छी बात कही आपने। परमिंदर सिंह जी लिख रहे हैं भाग डिफेंस भाग, बहुत शानदार। क्रिएटिविटी में तो हमारे दर्शक अव्वल हैं। एक हमारे दर्शक लिख रहे हैं कि मैं तो लॉन्ग टर्म हूँ, 2032 तक डिफेंस में 6 गुना होने वाला है। वॉर तो अभी शुरू हुई है, ये कंटिन्यू रहेगी। सर 2035 तक बोल दीजिए, थोड़ा 3 साल और बढ़ा लें वो। अच्छा ठीक है, 3 साल और बढ़ा लीजिए सर, तो ये थोड़ा सा नजरिया और बढ़ा लीजिए। ज्योति रंजन जी कह रहे हैं मैम हम गरीब रिटेलर कहाँ से फाइनेंशियल एडवाइजर रखेंगे, 20,000 40,000 कैपिटल लेके आते हैं इन्वेस्ट करने और ट्रेड करने। हाँ ये बात है यहाँ पर। चलिए ठीक है। राकेश शर्मा जी कह रहे हैं विपुल अंकल बीएल। अब अंकल मतलब चलिए ठीक है, अब आप अंकल बोल रहे हैं तो अच्छी बात ही है। क्या सर 20,000 50,000 रुपए की कैपिटल से लाने वाले के लिए बोनस सबसे बेस्ट चैनल है, क्योंकि मैंने दूसरे चैनल्स नहीं देखे जहां इतनी ऑथेंटिसिटी और इतने पंचुअलिटी के हिसाब से लोगों का सपोर्ट किया जा रहा है। और वो भी मैं देखता हूँ सबकी राय निष्पक्ष होती है, कहीं कोई बायास नहीं होता। सब ये चाहते हैं कि दर्शक लोग बच जाएं। बच जाए, बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए जेन डेटा पैटर्न, अजय कुमार जी का सवाल है डिफेंस को लेकर के डेटा पैटर्न पे। मैम जरा डेटा पैटर्न पे जरा नजर डालिए। इसी बात हाँ, पर एक अच्छा स्टॉक है। हाँ जी, एक अच्छा स्टॉक है जो कि इन्वेस्टमेंट, आज की डिस्काउंट है, आज की मार्केट है और इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक आइडिया दे रही हुई है। और हो सकता है कि ये फ्यूचर में हमारा जो स्मॉल केस पोर्टफोलियो है उसमें भी जाएगा, क्योंकि थीमेटिक इन्वेस्टमेंट का पार्ट ये हमेशा रहता है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर आपसे अमर राजा बैटरी की। आज है 711 पर। 2 साल की इन्वेस्टमेंट का नजरिया रखना और 1000 और 1250, ये 2 टारगेट्स हैं। इन्वेस्टर के तौर पर ही इसमें बाय करना, और ये 2 टारगेट्स आपको आराम से, मतलब आपको, मुझे नहीं लगता कुछ खास करने की जरूरत है, बस बाय एंड होल्ड एंड सी द रिजल्ट्स। तो इस स्टॉक में बढ़िया पोटेंशियल है बिजनेस वाइज, अगर आप इसको समझेंगे तो। कुछ और चीजें एक और अगर एडिशन करूँ तो रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसीज बदल रही है विपुल जी, तो बहुत बड़ा बदलाव है और उसमें एनर्जी स्टोरेज वाली चीजों का बड़ा पोटेंशियल, बड़ा रोल अभी आने वाला है। तो इसीलिए जो उसके बड़े दावेदार हैं उसमें से एक ये बनेगा। तो इसीलिए अमर राजा बैटरी मुझे लगता है 711 पर है। 1000 और 1250 के टारगेट के लिए वन शुड इन्वेस्ट इन दिस नाउ। बाकी आपने पूछा डेटा पैटर्न, हाँ जी, मेरा और बढ़िया काउंटर है, मतलब बढ़िया काउंटर है, मिस नहीं करना चाहिए, इतना ही बोल सकती हूँ। बाकी मिस करना है तो कर लो। कमिंग बैक टू डेटा पैटर्न्स में अभी कोई प्रेस बाय नहीं है विपुल जी। मुझे इसमें डिस्काउंट आते हुए लग रहा है और अच्छा गिर सकता है थोड़ा और, कम से कम 2728 तो बेयर मिनिमम। मजबूत स्टॉक्स देखिए, जब स्टॉक वीक होता है तो थोड़ा ज्यादा गिरता है, लेकिन अगर स्टॉक में क्वालिटी है, मजबूती है, तो वो थोड़ा कम गिरता है। तो कम गिरने वाली कंडीशन में भी 2700 2800 तो आ ही रहा है, तो वहीं पर बाय करेंगे। 2700 2800 अभी नहीं खरीदना है? नहीं। चलिए ठीक है सर, जरा आप देखिए, आपके लिए है पारस डिफेंस। पारस डिफेंस पे क्या व्यू है आपका? ओमी यादव जी का सवाल है, ओम यादव जी का क्या व्यू रहेगा अभी पारस डिफेंस को लेकर के? अभी करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं क्या? तो बहुत बढ़िया बाउंस बैक आया हुआ था इसमें, तो आज ही इनफैक्ट 663 रुपए का हाई टेस्ट करके 635 रुपए चल रहा है, और ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा जो बाउंस आया था उसको डैमेज कर चुका है ये। तो मुझे लगता है एक नया लो टेस्ट हो सकता है विपुल जी। नया लो यानी कि आज के लिए लो, जहां पर स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे।
तो 610-11 रुपए के आसपास, 610-11, हाँ 610-11 के आसपास एक बाय प्लान कर सकते हैं। 593 रुपए के स्टॉप लॉस से फिर से हम इसको 663 रुपए का रेट देख सकते हैं। मोमेंटम ट्रेड है 2 से 4 दिनों के लिए। ठीक, ये है पारस डिफेंस को लेकर के राय। पारस डिफेंस के बाद मैम एचएल आपके भाव पर आया, जो 3500 का आपने पहले बोला था, आज थोड़ी सी रिकवरी है, 3600 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या अभी भी फ्रेश एंट्री के लिए गुंजाइश है यहाँ पर? क्या सलाह देंगे आप एचएल को लेके? आज खबर भी है यहाँ पर जो है सिटी ने जो है 59% जो है वो इसके टारगेट को जो है रिवाइज किया है ऊपर की तरफ, नए ऑर्डर फ्लो के चलते। आपका व्यू एचएल पे? ये बाय जोन है 50% एक्सपोजर के लिए। एचएएल के नाम पे जो भी पैसा आपने निकाला है 50% पैसा यहाँ पर लगाया जा सकता है। 50% आपको बचा के रखना चाहिए फॉर द 2 कंडीशंस। या तो 3100-3200 आ जाए, वहां पर अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिए, बहुत बेहतर प्राइस बन जाएगा। या फिर ये वापस से 3800 के ऊपर क्लोज कर जाए, वहां पर अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिए। फिर उस कंडीशन में स्टॉप लॉस रखेगा 3500, जो आपकी बाइंग के लगभग का भाव बनेगा 3650 समथिंग बनना चाहिए उस समय आपका एवरेज प्राइस। एंड पॉसिबली जो टारगेट आपके लिए होंगे बोथ द केसेस कम से कम 4000, और अच्छा टारगेट अगर आप देखना चाह रहे हैं तो 4200 का। तो बहुत ही क्लियर व्यू रखो अपने पैसे के साथ, जितना आप क्लियर व्यू रख सकते हैं उतना जी। और कोई नहीं रख सकता, तो उस ठीक, चीज को समझते हुए बिल्कुल। काम। चलिए अपोलो माइक्रो, अमित सर जरा देखिए अपोलो माइक्रो पे क्या व्यू है सर, अभी क्या कर सकते हैं करंट लेवल पे? APOLLO अपोलो माइक्रो अभी जो है अच्छे मोमेंटम में ये भी है, 8.25% ऊपर 197 पे ट्रेड कर रहा है जी। यस सर, विपुल जी कंटिन्यू रह सकती है बढ़त 202 रुपए तक की, और बेस्ट पॉसिबल रेट जो लगते हैं 218 रुपए तक के। एक्यूमुलेशन जोन पे जाने का लग रहा है, कम से कम 21 दिन तो ये एक्यूमुलेट करना चाहिए, लेकिन 182 रुपए का मंदा भी नहीं लग रहा, वो एक अच्छी बात है। तो 191 रुपए तक के फॉल को एंजॉय कर सकते हैं बाइंग के लिए। ओवरऑल एक बार के लिए मुझे ऐसा लगता है 215-218 रुपए तक के भाव दिख सकते हैं, तो इसको बाय प्लान करिए। 181 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस, 191 रुपए के आसपास 215 के टारगेट के लिए। चल ठीक है मैम, बहुत संक्षेप में खाली लेवल्स, BDL भारत डायनामिक्स। ऑलराइट, जी मैम। यस, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। 1100-1000 के आसपास खरीदारी अभी नहीं। जो चलिए, लोग ठीक हैं है, वो 1000 बने रह सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डर के बेचने की जरूरत नहीं है। खरीदा नहीं है तो रुक जाओ, बस इतना ही। खरीदा नहीं है तो रुक जाओ, ये सलाह आप लोगों के लिए निकल करके आ रही है। अदानी पावर पर भी सवाल आ रहे हैं, उस बातचीत हो चुकी है। जाते जाते एक सवाल रह गया, हिंदुस्तान कॉपर। मैम आप ही देख लीजिए, हिंदुस्तान कॉपर में खाली लेवल्स आज की तेजी में, ये पहले मैंने सोचा हुआ था, मिस हो गया मुझसे जी। उसके बाद ब्रोकर बोले का टाइम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया जी। मैम थोड़ा फास्ट सर मैं दे ये मेरे सर के लिए है ना ये। चलिए अमित जी चलिए के आप अमित सर आप ही दे दीजिए जी सर। सर 495 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेड बनाना है तो 471 रुपए के स्टॉप लॉस से 515 रुपए के लिए, और पॉसिबिलिटी 545 रुपए तक के लिए होल्ड बाय कर सकता है। अगर किसी के पास पहले का लिया हुआ तो मुझे लगता है 540-545 के आसपास एक बार एग्जिट प्लान करना चाहिए। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वापस से एक बार नया बॉटम 431 रुपए के आसपास बन सकता है। चलिए ये बात हिंदुस्तान को, अभी जिनके पास है वो होल्ड करें, है ना सर? हाँ, अभी जिसके बाद है वो होल्ड करे। 420 और रुपए बाकी नई खरीदारी के लिए आपने लेवल बता दिए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट हमारा सेगमेंट, ब्रोकर बोले। ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जहां पर कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि आखिर में आज की इस तेजी में ब्रोकर्स क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ नए शेयर्स ऐसे आए हैं उनके रडार पर। आइए चलते हैं सीधे हर्ष के पास। हर्ष बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी है, किस सेक्टर से है? जी, टेनको क्लीन एयर इंडिया की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सिटी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 650 रुपये के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो टेनको क्लीन एयर है ये बेसिकली अमेरिकन कंपनी की ही यहाँ पर कंपनी जो है वो लिस्ट होती हुई दिखी थी, कुछ समय पहले की बात है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 मेन बिजनेसेस है, पहली एक क्लीन एयर और दूसरा यहाँ पे पावर जो स्ट्रेन सॉल्यूशंस है, जिसमें साफ तौर पे क्या होता है कि इंजन और जो प्रदूषण को रोकने की जो तमाम तकनीक होती है कंपनी उसके ऊपर काम करती है। एडवांस राइड
टेक्नोलॉजी जो स्टॉक ऑब्जर्वर के तौर पे काम करते हैं उसमें एक बहुत अच्छी कंपनी की ग्रिप है, पकड़ है। यहाँ पे ग्रोथ के जो मुख्य कारण रहेंगे रिपोर्ट में जो बताए गए हैं वो क्या कारण है वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं। तो देखिए भारत में जिस तरीके से प्रीमियम गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है, एसयूवी हो गया या फिर कमर्शियल व्हीकल्स हो गए, उसमें कंपनी की जो है वो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखती है। जो उसके पार्ट्स हैं उसमें काफ़ी अच्छी ग्रिप है। ऊपर से जो एमिशन नॉर्म्स है जिस तरीके से सरकार सख्त कर रही है वो भी कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है ट्रिगर। नए ऑर्डर लगातार मिल रहे हैं यहाँ पे, और खासतौर पर टेनको के जो ऑर्डर्स है वो भारत की तरफ भी यहाँ पे ना डाइवर्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो है तमाम पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन कुछ रिस्क है एक तो जो आईसी इंजन है यहाँ पर वो उस पर निर्भरता है, तो वो एक कंसर्न है। यहाँ पर कच्चे माल में उतार चढ़ाव है, वो एक चीज़ है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। और जो सरकार की जो एमिशन पॉलिसीज है जिसमें उस पर थोड़ा धीमापन देखने को मिल रहा है वो एक ट्रिगर है जो एक नेगेटिव पॉइंट के तौर पर दिखता है। बाकी ओवरऑल जो है ब्रोकेज जो है स्टॉक के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। टेनको अभी 5.5% ऊपर, 650 तक के टारगेट। अंबाला मैम, टेनको कैसा लग रहा है चार्ट्स पर बताइए। टेनको मेरे इन्वेस्टमेंट थीम में मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो मैं इस तो बिजनेस को लेकर के सिंस आईपीओ इज वेरी, मैं बुलिश हूँ। मैंने सेकेंडरी मार्केट में इसमें पोजीशन बनाए हुए हैं और मतलब अभी थोड़े 1-1.5 महीना हुआ है, और ये बहुत ही उम्दा बिजनेस मॉडल है, तो मैं इसमें बहुत बुलिश हूँ। और ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए डबल या ट्रिपल होने लायक स्टॉक है अगले 2-3 साल के अंदर। चलिए अगले 2-3 साल का नजरिया यहाँ पर रखें। लेवल्स जो है अमित सर आप अगर बताना चाहें तो आप इस पर थोड़ी सी टिप्पणी कर सर दें। 506 के आसपास बढ़िया एंट्री लगती है, 650 का टारगेट अचीवेबल लगता है। बाकी जो अपने पास स्टॉक होता है उसको बताने में बड़ी तकलीफ होती है सर ऑन द स्क्रीन। ये बात तो एकदम सही है, ये बात तो क्योंकि सही कह रहे हैं आप। सेबी का शिकंजा इतना खतरनाक है कि कौन सी बात को कहाँ कैसे पकड़ के बोल दिया जाए, यू नेवर नो। वाह, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर आपने। चलिए चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए हर्ष के पास। हर्ष बताइए अगली कॉल कौन सी होगी, अगली ब्रोकर की सलाह कौन सी आ रही जी, है? पेट्रोनेट, एलएनजी और स्टॉक ने बड़ा रुलाया है पिछले कुछ समय में स्टॉक शेयर ने। यहाँ पे न्यूमरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह। इन्होंने 340 रुपए के टारगेट्स दिए हैं, काफ़ी ऊपर के टारगेट्स दिए हैं यहाँ पे। इनका कहना है कि देखिए हर साल कंपनी क्या करती है, सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट करती है, गेल हो, आईओसी, बीपीसीएल के साथ। तो इन्होंने कहा कि ये जो है अब जो परचेज एग्रीमेंट है ये अभी तक नहीं हुआ है, और हर साल क्या होता है इसमें 3% की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अब जो रीगैसिफिकेशन है, कॉस्ट जो है उसकी कुल लागत में सिर्फ 5% की बढ़ोतरी हुई है यहाँ पर, तो वो एक चीज़ है यहाँ पे। लेकिन इनका कहना है कि सरकार जिस तरीके से एलपीजी को बढ़ावा दे रही है वो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। पीएनजी जो गैस पाइप है घरेलू कुकिंग के लिए प्रमोट किया जा रहा है उसको, तो ये कंपनी जो है इसका जो बिजनेस मॉडल है वो है इससे जुड़ा हुआ। इसके अलावा पाइप इंफ्रास्ट्रक्चर में और तेज़ी आ रही है यहाँ पर, और हमने देखा भी पिछले कुछ समय में सरकार ने इंसेंटिव भी दिए तमाम तरह की चीज़ों को लेकर। गैस की खपत जो है वो बढ़ने से इस कंपनी को फ़ायदा होता हुआ दिखेगा यहाँ पे। लेकिन इनका ये कहना है कि भले ही अभी नीचे ट्रेड कर रहा हो स्टॉक काफ़ी, लेकिन वैल्यूएशन इसके काफ़ी फिजिबल लग रहे हैं इनको। 340 के टारगेट। अंबाला मैम इस पे बोल सकती हैं आप, पेट्रोनेट एलएनजी पे 340 के टारगेट दिए गए हैं न्यूमरा की तरफ से। हाँ जी, और अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी एक अपडेट है कि जिन जिन एरियाज में पाइप लाइन के थ्रू एलएनजी पहुंच सकती है और वहां पर अगर आप सिलेंडर यूज कर रहे हो तो आपका जो कनेक्शन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। सो समझना क्या है इस चीज से, इससे ये समझना है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो इसको फायदा होने वाला है। 260 पर बिल्कुल महंगा नहीं लगता, डिस्काउंट आया है, इसको एनकैश करो। रही बात कि पूरा एक्सपोजर यहीं पर खत्म कर लें क्या, पूरा लगा लें क्या, लगा सकते हैं। थोड़ा सा बचा के, थोड़ा सा एडिशन करने की गुंजाइश रखना, बचा के रखने की जरूरत नहीं, एडिशन करने की गुंजाइश रखना कि अगर बाय चांस फिर से कोई सिचुएशन बाहर की तरफ से खराब होती है और 220 कभी अगर गलती से आ जाए तो वहां पर एडिशन करने की क्षमता रखिए। रही बात टारगेट्स, विपुल जी बहुत ही उम्दा टारगेट्स मिल सकते हैं, कम से कम 300, और अगर आप होल्ड करके चल जाएं तो 400 रुपए तक के टारगेट। दैट पोटेंशियल दिस स्टॉक हैज, दिस बिजनेस मॉडल हैज। और करंट सिचुएशन ने, करंट एनर्जी क्राइसिस ने नजरिया बदल दिया है, अप्रोच बदल दी है पॉलिसी मेकर्स की, उसका फायदा इसको मिलेगा। रही बात 340 पॉसिबल टारगेट है, मेरे टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन इससे कहीं ज्यादा है। चलिए ठीक, वाह बहुत शानदार। तो मैम अभी आप रुक पाएंगे, आपको जाने का टाइम हो गया, आपने तो अभी 2 स्टॉक्स बाकी हैं, तो डिस्क्लोजर आपका लें। यस, अलविदा कर देती हूँ।
चलिए जी, ठीक है, तो ठीक है, आज भी हम बिल्कुल। लोगों ने कई सारे स्टॉक्स पर डिस्कशन किया है। जो भी स्टॉक्स थे जहां पर मेरी पर्सनल होल्डिंग्स थी, आई डिस्क्लोज दैट। बट जो भी स्टॉक्स हो सकता है मेंबर्स के पास हो, हमारे स्मॉल केस के जो पोर्टफोलियोज हैं वहां पर हो सकते हैं। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है और दोनों का हैंडलिंग अलग अलग तरह से होता है, तो आप उसको जरूर समझते हुए काम करिए। और फाइनेंशियल एडवाइजर इज जस्ट लाइक अ फैमिली डॉक्टर, रख लोगे तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।